Good morning, class. Hello and welcome to my academy. I am Shubham Dubey, your educator for economics. Today, we will be dealing with monetary policy in India and RBI, and apart from it, first we will start with the topic inflation. Before that, I want to draw your attention towards our last classes, जहां पर मैंने आपके साथ यूनियन बजट को डिस्कस किया, मैंने बजट के बारे में ओवरऑल डिस्कस किया, गवर्नमेंट बजटिंग के सेक्शन को डिस्कस किया। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं, और थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा पीआईबी की समरी को लेकर के जो यूनियन बजट 2023-24 की है। सो दीज विल बी द टॉपिक्स टुडे। इसके अलावा लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स, तो अभी हम उस पर भी आएंगे। बिफोर दैट थोड़ा सा बजट का पीआईबी का समरी का बता देता हूं एक बारी आपको। टैक्स सिस्टम भी हमने डिस्कस कर लिया था। देखो, हर साल बजट आता है, बजट की जो डेट होती है वो 1 फरवरी होती है। 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और बजट के सेगमेंट्स में जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था बजट कंटेन्स 2 थिंग्स। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। बजट में 2 चीजें बताई थी मैंने आपको, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बारे में। बजट इज द मैनेजमेंट ओवरऑल, या फिर फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो मैनेजमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का। सो आज जो यूनियन बजट की समरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, या यूनियन बजट के सारांश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये हमने प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो यानी कि पीआईबी से लिया है। और पीआईबी के इस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे आज पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए। द यूनियन बजट ऑफ 2023 एंड 2024 presents a vision for Amrit Kal, that is, it gives a blueprint for empowered and inclusive economy. So if anybody asks in your exam ki what is Amrit Kal is all about, it is about an empowered plus inclusive economy. So this makes an important statement here. Apart from it, अगली चीज क्या है, यहां पर इन्होंने 3 pronged फोकस ड्राइव किया है 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज को कॉन्स्टिट्यूट करके, जो कि फाउंडेशन होंगे किसके, अमृतकाल के। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात की गई। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आउटले जो है उसको इंक्रीज किया गया 33% से, एंड इट हैज बिकम 10 लाख करोड़। दैट मेक्स एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि 33% इंक्रीज किया गया है और ₹10 लाख करोड़ के आसपास इस बजट के लिए प्रावधान किया गया। दूसरी चीज, जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी का कितना है, इट इज 4.5% ऑफ जीडीपी। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट मींस द आउटले फ्रॉम द बजट, जो स्पेशली केवल और केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस होने वाला है, वो जीडीपी का 4.5% है। फिस्कल डेफिसिट का एस्टिमेशन जो गवर्नमेंट ने किया है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, जैसे कि अक्सर बीपीएससी और अदर स्टेट रिसर्च एग्जामिनेशन में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना है, एस्टिमेट कितना रखा है गवर्नमेंट ने। तो दिस टारगेट शुड बी अराउंड योर 5.9% फॉर 2023। दैट मींस बजट एस्टिमेट अगर बोलूं एफडी का 23 और 24 के लिए, तो इट इज इक्वल टू 5.9% ऑफ जीडीपी। अभी कितना है, 6.4% के आसपास है। और रियल जीडीपी की ग्रोथ की बात की गई है, इट विल ग्रो एट 7% द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023। दैट मींस जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है उसमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 7% की रेट पे थी। सो everything is important, step by step we will go ahead. Then again there are some more important points here. देखो, ये सारे स्टेटमेंट वाइज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज दिस मेक्स इट्स इंपॉर्टेंस इन योर एग्जाम एंड दे हैव आस्क्ड मेनी टाइम्स। फॉर एग्जांपल, इंडिया के एक्सपोर्ट को लेकर के अभी क्वेश्चन था कि एक्सपोर्ट का ग्रोथ कितना हुआ, तो एक्सपोर्ट हैज ग्रोन एट 12.5% रेट से ग्रोथ हुआ है एक्सपोर्ट का। Then they are also having Atmanirbhar clean plant program.
जिसके तहत 2200 करोड़ रुपए दिया गया है ताकि जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की है इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उसको बढ़ाने के लिए किया गया। दैट मीन्स हॉर्टिकल्चर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक आउटले दिया है बजट में, दैट इज ऑफ 2200 करोड़ रुपीस। किसके लिए? क्वालिटी क्लीन प्लांट्स के लिए। 157 नर्सिंग कॉलेजेस की भी बात की गई है। देन आउटले फॉर पीएम आवास योजना इज 79,000 करोड़ विद 66%। अब देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट इफ यू नो द समरी, थोड़ा बहुत समरी अच्छे से पढ़ रखा है तो चीजें डिवाइड हो सकती हैं यहाँ पे। देन देयर आफ्टर अब आप देखो रेलवेज को एक अच्छा खासा कैपिटल आउटले प्रोवाइड किया गया रेलवे के फर्दर डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन और रिजुवेनेशन ऑफ द रेलवेज के लिए, दैट इज 2.4 लाख करोड़, दैट इज हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले फॉर द रेलवे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की भी यहाँ पे घोषणा की गई थी, जिससे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की शॉर्टफॉल में जो हो रहा है उसको यूज किया जा सके। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जहां पर बैंक्स को अपने लोन का 40% के आसपास पीएसएल को, प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, जो अभी जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करूंगा तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। देन 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ क्या है? गोबर गैस वाली जो स्कीम है, और भी कोई स्कीम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली जो आगे चल के एक स्कीम हो सकती है। वेस्ट से वेल्थ की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो मेजर वो है वो गोवर्धन स्कीम के तहत वाला है। यहाँ पे जो गोबर गैस की बात है, इसके लिए 10,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट प्लान है वेस्ट टू वेल्थ में। अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेस्ट टू वेल्थ इज रिलेटेड टू, so it is related to what? It is related to Govardhan scheme. Then again 10,000 bio input resources centers to be set up. क्यों सेटअप करने हैं? ताकि जो माइक्रो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग है उसको और अच्छा किया जा सके। ये सारे डेटा आपको नहीं याद करने, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा उसके बारे में आपको बताऊंगा, एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट। ठीक है, एक सब्सटैंशियल पर्सनल इनकम में रिलीफ दिया है, वो क्या है? लेस देन 7 लाख है इनकम, तो आपको टैक्स निल हो जाएगा न्यू रिजीम में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 टू बी लॉन्च्ड, ये आपका क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कहाँ था? यूपीपीसीएस में इस बार आया था इसका रिगार्डिंग। न्यू स्लैब्स अनाउंस्ड अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, दैट आई हैव टोल्ड यू इन माय यस्टरडे क्लास। एंड देन सी, जिन रेजिडेंट्स के इनकम, टोटल इनकम 7 लाख तक है, उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है नए रिजीम में। व्हाट आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे इज आल्सो मेंशन्ड हियर। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी बात की कर दी गई है, उसकी भी एक लिमिट लगा दी गई है सैलरी पीपल के लिए। सो न्यू टैक्स रिजीम में इन्होंने क्या किया है? 50,000 तक आप स्टैंडर्ड एक वो ले सकते हो। इन योर न्यू टैक्स रिजीम वेयर इट हैज गॉन, यहाँ पे है 50,000 तक के डिडक्शन की बात की है। और न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का एक डिफॉल्ट वर्जन की भी बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट्स को भी बता दिया है कि क्या क्या हो सकती हैं। ये दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, अदर थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ये कुछ मेजर हाइलाइट्स थी जिसके बारे में आपने देखा। अब आप ये देखो कि कस्टम ड्यूटी में जो गुड्स वो थे उनको थोड़ा सा कम किया गया, रिड्यूस किया गया है। अब वो 21 से 13 हो गई हैं। सो पता नहीं, स्टेट पीसीएस कभी कभी पागल हो जाती है और वो पागलपन में कुछ भी पूछ लेती है। सो दे में आज की कस्टम ड्यूटीज कितने एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल और बाकी गुड्स पे हटाई गई है। सो इट विल बी फ्रॉम योर यस फ्रॉम 21 to 13। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेंस पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, और वर्ल्ड हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इकोनॉमी एज अ ब्राइट स्टार इन द इकोनॉमिक ग्रोथ व्हिच इज एस्टिमेटेड एट 7%. It is highest among all major economies despite of the massive global slowdown caused by COVID-19, Russia-Ukraine war and etc. This was stated by Union Finance Minister in her budgetary speech. ठीक है, बजट की स्पीच दे दी। अब देखो बजट जब आता है तो बजट कैसे आता है?
फर्स्ट डे बजट विल बी प्रेजेंटेड, केवल प्रेजेंट किया जाता है, उस दिन कोई डिस्कशन नहीं होगा। उसके बाद फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days देयर विल बी अ स्पीच एंड डिस्कशन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, देन इट गोज टू, देन इस पे डिबेट होती है बजट पे, फिर ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है। इस स्टैंडिंग कमेटी के पास ये 3 से 4 वीक्स तक रहता है बजट, और 3 से 4 वीक्स तक रहने के बाद कट मोशन लगता है कि क्या चीजें जरूरी हैं, क्या चीजें इसेंशियल हैं, क्या खर्चे कम हो सकते हैं या कुछ होते हैं। अलग अलग कट मोशंस होते हैं, पॉलिसी कट मोशन होता है, इकोनॉमी कट मोशन होता है, और इट इज कट बाय ₹1 और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं। जैसे इकोनॉमी कट मोशन होगा तो ₹100 से कम कर देंगे उसको, पर्टिकुलर उसको, या ₹1 से कम कर देंगे। पॉलिसी कट मोशन का एक अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। These are not that important, but you should know. कट मोशन के बाद क्या होगा, बजट विल अगेन बी प्रेजेंटेड, और वो एप्रोप्रिएशन बिल फिर पास होता है। पास होने के बाद इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज फाइनल सिग्नेचर। बोथ हाउसेस में यही सेम प्रोसेस चलता है, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर कट मोशन होगा, स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, ऑल थिंग्स विल बी क्लब्ड, और उसके बाद फिर ये आपके एक एक्ट में तब्दील होके उस पर्टिकुलर ईयर का बजट पास हो जाता है। ठीक है, दिस वॉज लिटिल बेसिक, आपको बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है उसमें। अब यहां देखो, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जिसको आप अपने मेंस के आंसर्स में या मेंस के उसमें यूज कर सकते हो, जो मिसेस सीतारमन ने बोला था कि द बजट होप्स टू बिल्ड। अब आप सिर्फ इस बजट की बात नहीं, आप एक ओवरऑल बजट की बात कर सकते हो। अब बजट होप्स टू बिल्ड ऑन द फाउंडेशन लेड ऑन द प्रीवियस बजट, ये सब चीजें नहीं, यहां से कर सकते हो। इट इनविजन्स ए prosperous and inclusive India where the fruits of development reach all regional and citizens, especially for youth, women, farmer, scheduled caste and scheduled tribe। अब गवर्नमेंट ने अपना फोकस बता दिया कि हमारा जो मेजर फोकस है वो यहां पर है। Then it talks about resilience in the current ongoing crisis। ऑनगोइंग क्राइसिस जो चल रहे थे उसमें भी इकोनॉमी रेजिलिएंट दिखाई दी है, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में भी चीजें दिखाई दी हैं। सो हियर व्हाट इट कम्स लाइक, इंडियाज राइजिंग ग्लोबल प्रोफाइल इज ड्यू टू सेवरल अकम्प्लिशमेंट। अब अकम्प्लिशमेंट क्या क्या है, इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम हो रहा है, आधार हो गया, कोविन हो गया, यूपीआई हो गया, यू नो हाउ दे आर परफॉर्मिंग ऑल अराउंड इंडिया, एंड इंडियन इकोनॉमी के डिजिटलाइजेशन में कितना हेल्प किया है इसने। देन कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ है उसका एक अलग ही स्केल और स्पीड था। अगेन क्लाइमेट गोल्स को रीच करने के लिए जो इंडिया के वो हैं टारगेट्स है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के हैं, एफॉरेस्ट्रेशन को लेकर के हैं, देन it's also animal conservation and plant conservation plans are there, so many things are there which India is following, or India has become like one of the leading country in securing or in working for the conservation of forest and ecosystem. Ab mission life, this can make an important question. National hydrogen mission, it has been asked and it is also an important question again, so mains में भी question आ सकता है national hydrogen mission को लेकर के। अब आप देख रहे हो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यू नीड टू जस्ट नो इट, यू नीड नॉट टू मग अप इट, बट यू नीड टू नो इट कि क्या है, क्या पॉइंट्स हैं। Then she also said about that during COVID-19 the government also ensured no one goes on bed hungry. This was अब इनको यहाँ पे क्या है, ये प्रमोट करेंगे गवर्नमेंट की चीजों को। फूड ग्रेन्स की सप्लाई 80 करोड़ लोगों को दिया 28 मंथ तक लगातार। देन अंत्योदय योजना, बाकी पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत क्या किया, एक्सपेंडिचर जो आया वो 2 लाख करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट है G20 की प्रेसिडेंसी, स्टडीइंग द ग्लोबल एजेंडा थ्रू चैलेंजेस। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू नो। थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया का क्या कॉन्टेक्स्ट है, कैसे, अब अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, इन अचीवमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सो पर कैपिटा इनकम डबल हुई है, ये मैं आपको अपनी क्लास में पहले भी बता चुका हूं, हम 10th to 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंच गए हैं, ये सारी चीजें हो गई। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जैसे यहां से देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हुई हैं। यू नीड नॉट टू मग अप ऑल द डेटा बिकॉज दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज जस्ट टू नो। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो पर कैपिटा इनकम का डेटा है यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। अब इन्होंने और भी पॉइंट आउट किया कि कैसे कैसे यूटिलाइज हुआ है, इंक्लूसिव इकोनॉमी को कैसे किया है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है यूनियन बजट में। अब विजन फॉर अमृत काल में एन एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी को लेकर के है कि कैसे इसमें हमें आगे बढ़ना है। इट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इट इज नॉलेज बेस्ड,
economy with a strong finances and a robust financial sector. And to achieve this, जन भागीदारी इज एन टर्म जिसको उन्होंने यूज किया है यहाँ पर कि जन भागीदारी को वी विल यूटिलाइज प्रॉपरली। अब देखो यहाँ पर जो मेन पिलर्स हैं, 4 अपॉर्चुनिटीज जिसकी बात की गई है वो देखो क्या क्या है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वो जो 4 अपॉर्चुनिटीज की बात की गई है अमृत काल में, वो 4 अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज योर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इसके लिए क्या करने का प्लान है गवर्नमेंट का? दीनदयाल उपाध्याय NRLM जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड ग्रामीण आजीविका मिशन होता है, उसने अचीव की है सक्सेस कैसे? 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह मोबिलाइज किया है रूरल वुमेन्स को। देन वी विल इनेबल दीज ग्रुप्स टू रीच द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू फॉर्मेशन। अब रोल ऑफ SHG यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन वुमेन एम्पावरमेंट। सो this makes a question in your mains exam कि self help empowerment जो women empowerment है, how SHG in India has promoted self empowerment of women in India। फिर PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, PM विकास की बात है। अब जो ट्रेडिशनल आर्टिशियंस और क्राफ्ट पीपल हैं उनके लिए ये स्कीम थी, उनके लिए गवर्नमेंट्स के क्या प्लान है उसकी है। देन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात है, MSME सेक्टर को कैसे क्या इंप्रूव किया है, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। So why I am telling you all these things? Because आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में। क्या अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में? MSME को लेकर के अपॉर्चुनिटीज है, ट्रेडिशनल आर्ट्समैन एंड क्राफ्ट्समैन को लेकर के अपॉर्चुनिटीज हैं, टूरिज्म को लेकर के, ग्रीन ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट क्या प्लान आउट कर रही है, वो एक सेगमेंट हो गया। इस बजट की जो प्रायोरिटीज हैं वो यहाँ पर आपको हैं 7 प्रायोरिटीज सप्तर्षि के नाम से, जिसको मैंने कल आपको क्लास में डिस्कस किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट, सो यू मस्ट राइट इट समवेयर। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है, रीचिंग द लास्ट माइल की बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर। सो ये 7 जो पॉइंट्स हैं सप्तऋषि के, ये 7 पॉइंट आपको पता होने चाहिए जहां पे गवर्नमेंट के थ्रू they are talking about all these things. So this makes an importance in your exam। ये पूछा जा सकता है आपसे, you must know it कि सप्तऋषि क्या है एज पर द बजट ऑफ अमृतकाल। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट ले लो, पहला पॉइंट। इसमें गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? गवर्नमेंट अपनी जो फिलॉसफी है उनकी सबका साथ सबका विकास, उसके कॉन्टेक्स्ट में कह रही है कि हम सारे ग्रुप्स को कवर करेंगे, स्पेसिफिकली फार्मर्स, वुमेन, यूथ, ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अलॉन्ग विद दोज दिव्यांगजन, फिजिकली हैंडिकैप्ड पीपल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड ओवरऑल प्रायोरिटी फॉर द अनप्रिविलेज्ड पीपल। वंचितों को वरीयता, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको वरीयता दी जाएगी। और इसी के लिए जो मेजर एक सस्टेन्ड फोकस किया जा रहा है वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे भी किया जाएगा। सो दिस मेक्स इट इंक्लूसिव कि इंडिया का कोई भी पार्ट, इंडिया का कोई भी सेक्टर, इंडिया का कोई भी तबका लोग वो इससे छूटे ना रहें इस प्रोसेस, डेवलपमेंट के प्रोसेस से। अब एग्रीकल्चर को लेकर के कॉन्टेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पर चीजें बता दी गई। एग्रीकल्चर को एसिलरेट करने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एग्रीकल्चर एसिलरेटर फंड बनाया गया है। मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर। आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम है ताकि प्रोडक्शन हो हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। 20 लाख करोड़ के क्रेडिट की बात की गई है एनिमल हस्बेंड्री को, और अलग अलग सेगमेंट्स में वो किया गया। अब श्री अन्ना एक करके है, श्री अन्न इज नथिंग बट टू सपोर्ट मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। अब मिलेट्स एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो दिस में आस्क इन योर क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि श्री अन्न क्या है। श्री अन्न इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू मिलेट्स, और मिलेट्स को ग्लोबल हब के उसमें तौर पे वो करना है ताकि इंडिया का जो मिलेट्स का वो है, बिकॉज इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन वर्ल्ड, तो उसको यूटिलाइज कर सके, उस पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट टू इट एग्रीकल्चर और कोऑपरेशन की बात है। यहाँ पर एग्रीकल्चर और कोऑपरेशन में अगर आप देखोगे तो अलग अलग वो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की बात की है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट भी किया जा रहा है अलग अलग तौर पे, जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए एपीएमसी मंडीज में, यू नो अबाउट ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसकी बात की गई है और उसको किया भी गया। लगभग 483 प्लस ई-नाम्स को एस्टैब्लिश भी किया गया, फर्दर और एस्टैब्लिश किया जा रहा है।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बेनिफिट क्या होगा? ये जो डेटा है या ओपन स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड्स हैं, इन सारी चीजों को हम टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के माध्यम से ज्यादा बेटर कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी को ज्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हैं. Then thereafter, agriculture accelerator fund, which is related to startups in agriculture and rural areas. ये याद रखो, केवल इतना याद रखना है. कॉटन क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी प्लान्स है गवर्नमेंट के. अब देखो यहां पर क्या है, ये मेंस के लिए भी तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा बहुत सारा, यहाँ पे पॉइंटर्स मिल जाएंगे एंड वर्ड्स मिल जाएंगे जिसको आप मेंस में यूज कर सकते हो अलग अलग जगह पे. लाइक व्हाट आर द गवर्नमेंट्स प्लान, कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कोलैबोरेट करके ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, मार्केट लिंकेजेस को कैसे अच्छा करने का प्लान है, प्रोग्रामिंग है. ये सारे एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स आपके मेंस के एग्जाम में यू कैन यूटिलाइज. अनुश्री बता दिया मैंने आपको, हॉर्टिकल्चर क्लीन प्रोग्राम के बारे में भी बता दिया. एग्रीकल्चर क्रेडिट 20 लाख करोड़, फोकस्ड ऑन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज. देखो गवर्नमेंट के 3 मेजर वो हैं, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज. ठीक है, ये चीज हो गई. फिशरमैन्स के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना है. अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया आपके लिए जो पुराना, ऑलमोस्ट ये पुराना हो चुका है, बट दे में आज पीएम मत्स्य संपदा योजना से क्या है, 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ताकि इफिशियंसी बढ़ाई जा सके चेन्स को, मार्केट से ये सेगमेंट्स को. देन कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात होगी थोड़ी सी यहाँ पर, उसको लेकर के कॉन्टेक्स्ट है, कैसे क्या प्लान्स किए जा सकते हैं. अब कोऑपरेटिव फार्मिंग में दे आर प्लानिंग टू मेक 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की हेल्प से कैसे इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में बात है. अब यहाँ पे मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस की बात है कि कैसे क्या प्लान है, आईसीएमआर लैब्स को क्या प्लान करना है. ये मैंने आपको कल की क्लास में डिस्कस कर ही दिया था. देयर इज नथिंग न्यू इन इट, ये कॉन्टेक्स्ट सारे. So my whole point behind all these things here, why I'm telling you all these things, because you need to read it once, give a fast reading to it. जो important points लगे उनको वहीं पे अंडरलाइन कर लो ताकि आपको ये पता चल जाए कि बजट में क्या चीजें हैं, क्या इन्वॉल्वमेंट्स हैं, क्या स्कोप है, और ओवरऑल आपको गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा या विजन पता चल जाएगा यहाँ से, इस बजट से. बेनिफिट्स क्या है बजट को पढ़ने के. आप जो मैंने गवर्नमेंट बजटिंग पढ़ाई वो आपको पूरा समझ में आएगा. दूसरा, गवर्नमेंट के प्लान्स और क्या चीजें हैं उसको आप कोरिलेट कर पाओगे. जैसे यहां पर देखो तो रीचिंग द लास्ट माइल, दैट इज अंत्योदय. अंत्योदय के लिए पॉइंट्स हैं. पीवीटीजीज की बात होती है, पर्टिकुलर पीवीटीजीज आर द ट्राइब्स. These are the primitive tribes. उनके लिए क्या प्लान है गवर्नमेंट का? फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात गवर्नमेंट कर रही है. इरिगेशन के लिए कर्नाटका के डोवाटपुर रीजन में एकलव्य मॉडल स्कूल है रेजिडेंशियल, जो एसटी कम्युनिटी और उसके लिए खोला जा रहा है. 38,800 से ज्यादा टीचर्स को 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में वो किया जाएगा. फ्री फूड ग्रेन्स अंडर अंत्योदय एंड प्राइम मिनिस्टर GKAY. भारत श्री क्या है? भारत श्री इज नथिंग बट डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस. आउटले इन पीएम आवास योजना इज एनहांस बाय 66% का वो किया गया है. ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए भी प्लान है. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक प्रोग्राम्स है जहां पर क्या है 500 ब्लॉक्स को सैचुरेशन पे उनके एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड की जा सके. उसके लिए हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, ऑल दीज आर द वर्क्स ऑफ वेलफेयर सोसाइटी. और गवर्नमेंट इसको प्लान आउट करके काम करने की कोशिश करती है. तो अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मान लो पूछ लिया गया मेंस में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट के क्या प्लान्स है, सो नाउ यू हैव सिंगल पॉइंट्स, यू कैन पुट दीज पॉइंट्स इन योर आंसर्स एंड दिस विल मेक योर आंसर अ बेटर आंसर एक्चुअली. देन प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात की गई, पीवीटीजीज के बारे में बात की गई है कि गवर्नमेंट के क्या प्लान्स है. पीवीटीजीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव पीपल फ्रॉम द ट्राइबल ग्रुप्स और उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है. उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के क्या प्लान्स है. एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात की गई है. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सेफ हाउसिंग, सैनिटेशन, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन. अब देखो ये सारी चीजें ये बहुत बेसिक है, ये गवर्नमेंट हर जगह यूटिलाइज करेगी एंड यू कैन राइट द आंसर्स लाइक दिस. सो
दिस इज द होल सो मोटिव ऑफ टेलिंग यू कि बजट से पढ़ना है, बजट की चीजों को समझना है, बिकॉज दिस विल गिव यू अ पॉइंट, यू कैन राइट अ बेटर एसे ऑन अमृतकाल कि अमृतकाल में हमें क्या क्या चीजें करनी है कि या क्या क्या चीजें चाहिए. सो यू आर नॉट कोटिंग द इंटायर बजट बट यू आर कोटिंग द मेजर पॉइंट्स जो गवर्नमेंट के एम और ऑब्जेक्टिव हैं, उसको आप एक नॉर्मल एम और ऑब्जेक्टिव में दैट दिस शुड बी डन, द डेवलपमेंट ऑफ PVTs and basic lifestyle amenities and other things should be given to them. These include all these things, all these stuffs you can put there in your answer. Then water for drought prone region, उसके लिए गवर्नमेंट इरिगेशन सिस्टम को कैसे यूटिलाइज कर सकती है, कैसे बेटर कर सकती है, उसका डिस्कशन है. Then priority 3 is their infrastructure and investment. उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है और क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. देखो अब मैं बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊंगा. आई हैव टोल्ड यू कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या कंटेंट देखना है. सो ये सारा सेगमेंट जो है 31 पेजेस की समरी है ये. यू नीड नॉट टू रीड एवरीथिंग और सब कुछ नहीं पढ़ना, बट हाँ एक सेलेक्टेड रीडिंग और फास्ट रीडिंग करोगे तो 1 से 2 घंटे में ये आपकी चीज कंप्लीट भी हो जाएगी. बिकॉज दिस डज नॉट हैव मच ऑफ बल्क ऑफ मटेरियल बट दिस इज वेरी बेसिक एंड वेरी जनरलाइज्ड वे. सो यू नीड टू रीड ऑल दिस. ठीक है, ये सारा कंटेंट आपको पढ़ना है अपने एग्जामिनेशन के लिए और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस वॉज फ्रॉम बजट समरी. थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए ब्रीफ किया बिकॉज यू नीड टू नो इट. इफ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क रिगार्डिंग द बजट एंड अदर थिंग्स. अब देखो फिस्कल मैनेजमेंट हमने क्लास में पढ़ा. अब फिस्कल मैनेजमेंट को अलग अलग सेगमेंट्स में देखना है कि कैसे क्या है. इंटरेस्ट फ्री लोन्स की बात की गई है और चीजों की बात की गई है. अब जाते जाते एक चीज और इसमें बता देता हूं. देखो गवर्नमेंट ने क्या बात की है, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन की बात की गई है. ये 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन में क्या है पॉइंट, 50 ईयर लोन टू स्टेट्स हैज टू बी स्पेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर विद इन 2023 to 2024. मोस्ट ऑफ दिस विल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट्स but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Apart from it, scrapping. अब यहाँ पे कई सारे हैं. डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट अपने डिस्क्रिशन पे कर सकता है. व्हाट दिस विल इंक्रीज, दिस विल इंक्रीज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. दैट मींस वी आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर. इसमें अलग अलग लिंक्ड है, लोकेशंस हैं, गवर्नमेंट की ओल्ड व्हीकल्स को, अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स, फाइनेंसिंग रिफॉर्म्स, ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो. So this was it from budget. Now I'll get back to the another topic which is important and we'll start from that today. देखो जैसे मैंने बताया था वैसे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. फर्स्ट आई कवर्ड बेसिक्स के बाद आई हैड कवर्ड नेशनल इनकम अकाउंटिंग. नेशनल इनकम अकाउंटिंग को कवर्ड करने के बाद मैंने फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात की. फिस्कल पॉलिसी कह लो या गवर्नमेंट बजटिंग कह लो. और आज मैं आपसे चौथे टॉपिक के बारे में बात करूंगा. उसके पहले हमने फिर टैक्स सिस्टम भी खत्म किया. And then after tax system is also a part of this. टैक्स सिस्टम के बाद आज जो मैं बात करूंगा वो आपसे बात करूंगा इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया. आप कॉन्टेक्स्ट समझिए. मॉनेटरी पॉलिसी के पहले इन्फ्लेशन की बात मैंने क्यों की, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है. ठीक है. सो फर्स्ट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन्फ्लेशन, देन वी विल गो टू मॉनेटरी पॉलिसी. सो आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन, कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड. अब देखो इन्फ्लेशन होता क्या है इसके बारे में वी विल टॉक टुडे. आपने गाना सुना होगा महंगाई डाइन खाए जाते.
So whenever there is a persistent increase in the prices of goods and services in a financial year, it is termed as inflation. जब किसी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही होती है किसी फाइनेंशियल ईयर में या किसी तिमाही में, तो उसे हम महंगाई कहते हैं। तो ये जो महंगाई है या महंगाई डायन, ये सबको खाती है कभी ना कभी, जब आपको जरूरत होती है ज्यादा पैसों की और आपके पास पैसे कम होते हैं प्लस आपकी डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है, so inflation is nothing but inflation refers to the persistent rise in prices of goods and services. This makes sense? Then it is a situation which is the average price of goods and services increases. ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एवरेज प्राइस अगर आप निकालोगे किसका, जो गुड्स प्लस सर्विसेज हैं उनमें अगर इंक्रीमेंट दिख रहा है ऑन एन एवरेज, तो व्हाट विल से वो इन्फ्लेशन शो करेगा इन एन इकोनॉमी इन अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, मान लो बहुत सारे गुड्स हैं जो सेम प्राइस पे बिक रहे होंगे। मान लो कोई चीज 2 रुपए की बिक रही थी, वो आज भी 2 रुपए की बिक रही होगी। कोई चीज पहले 2 रुपए की थी, वो आज 5 रुपए की बिक रही होगी। कोई चीज 5 रुपए की पहले बिकती थी, वो आज 3 रुपए की बिक्री होगी। कोई चीज 5 रुपए की थी, वो आज 10 रुपए की मान लो बिक्री होगी। तो इन सबका जो एक एवरेज निकालोगे, अगर एवरेज में प्राइस राइज दिख रहा होगा इन अ पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज व्हाट, दैट शोज इन्फ्लेशन, या वो महंगाई की तरफ दर्शाएगा। डिड यू गेट दिस? नेक्स्ट टू इट, इस पे क्या चीजें होती हैं ये भी देखना है। ये इट इम्पोरिशेस द पुअर डिस्प्रोपोर्शनेटली, ये गरीब लोगों को बुरी तरीके से प्रभावित क्यों करता है? क्योंकि जो उनकी ग्रेटर पोर्शन होती है उनकी इनकम का या पे का, वो इस कंजम्पशन में चला जाता है। फॉर एग्जांपल, पहले आपको जो आटा 30 रुपए किलो मिलता होगा, वो अब आपको 50 रुपए मिलता होगा। और मान लो उस समय उनकी इनकम जो रही, दिहाड़ी मजदूर की अगर मैं बात करूं, तो उनकी इनकम 350 रुपए रही होगी, वो अब 400 रुपए हो गई होगी। तो क्या होगा, उनकी इनकम तो थोड़ी बढ़ रही है, बट जो कंजम्पशन लेवल है, क्योंकि सिर्फ 1 किलो आटे में उनका महीना तो चलेगा नहीं, दे नीड टू पे, तो जो उनकी इनकम बढ़ रही है उसके हिसाब से ज्यादा लार्जर पे उनको किस में देना पड़ रहा है, उनके कंजम्पशन में पे करना पड़ रहा है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इट? सेव करने के लिए उनके पास पैसे कम बचते हैं फॉर द फर्दर नीड एट द सेम टाइम। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी। ये भी याद रखो, वैल्यू ऑफ मनी कैसे? जो चीज पहले आपको 10 रुपए में मिलती थी, वही चीज अब आपको 12 रुपए में मिलती है। मतलब जो रुपए की वैल्यू है वो घट रही है, दैट रिड्यूसेस। तो इन्फ्लेशन इज व्हाट? इन्फ्लेशन इज परसिस्टेंट राइज इन द monetary value of goods and services. At the same time, it is a situation where average prices of goods and services increases in an economy for over a period of time. ये क्या करती है? गरीबों की हालत और खराब करती है, बिकॉज अब उनको ज्यादा पैसे खर्च करने हैं उनकी आय में से। पहले कम पैसे में उनका काम चल जाता था, बट अब उनको ज्यादा पैसे खर्च करने हैं। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज रियल जो परचेजिंग पावर है वो लोगों की कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी सैलरी 5,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है। एक बहुत स्मॉल उस पर बात करूं, कोई गिग वर्कर है या कोई और है, उसकी सैलरी मान लो 5,000 रुपए है, ये चलो बुरा मत मानो 15,000 रुपए, ठीक है। अब इस 15,000 रुपए में पहले भी ये मान लो 14,000 रुपए थी, तो पहले 14,000 रुपए में ये जो सामान महीने का ले आते थे वो इनको 3,500 रुपए का पड़ जाता था, बट अब वही सामान इनको 5,000 रुपए का पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, भले सैलरी थोड़ी भी बढ़ी, बट फिर भी इनको अब ज्यादा लार्जर पे शेयर इनको सामान खरीदने में देना पड़ रहा है या कंजम्पशन के लिए देना पड़ रहा है। दैट मेक्स देयर जो परचेजिंग पावर उनकी है वो लेस हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टू इट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अलग अलग उस पर डिपेंड करती है, और डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ और रेट ऑफ प्राइसेस, so there are different kind of inflation, that is creeping inflation, trotting inflation, galloping inflation, hyperinflation, that completely depends on the rates. Rate of growth of prices, ये आपका डिपेंड करेगी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइसेस पे।
और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्राइसेस के बेसिस पे इन्फ्लेशन को अलग बहुत सारे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, और डिविजन्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, बेसिकली परसेंटेज पे होता है। और ये जो डिफरेंशिएशन है उसके बारे में आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे है, विद योर पॉइंटर्स एंड ऑल। 4 डिफरेंट टाइप्स: क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है जब देयर इज अ मिनिमल इंक्रीज इन द प्राइसेस, कहने का मतलब ये है अप्रोक्सीमेटली लेस देन 3% इंक्रीज है या ऑलमोस्ट 3% के आसपास इंक्रीज है अगर, so दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो अगर ये कह दिया जाए अमूमन कि अगर आपका जो इन्फ्लेशन है दैट इज नियर अबाउट 3% इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में, तो दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन की बात करोगे तो इट इज मोर देन 3% एंड लेस देन 7% के आसपास होता है। गैलोपिंग की बात करोगे तो इट इज अराउंड मोर देन और इक्वल टू 7% और टू 10% के आसपास होता है। सो दीज आर 4 डिफरेंट सेगमेंट्स जहां पर होता है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी लोअर साइड, दिस विल बी मीडियम, दिस विल बी एट अ हायर साइड। एंड हाइपर इन्फ्लेशन सिंपली समझो कि जब मोर देन 10% हो जाएगा, डबल डिजिट में महंगाई चली जाए, तो दैट इज टर्म्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन, जहां पे सिस्टम कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बारे में, थ्रॉटलिंग इन्फॉर्मेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। ऑल्दो दे नेवर आस्क अबाउट डेटा, दे मोर ओवर आस्क अबाउट व्हाट इज दिस, what are kind of inflations these are. So they can also ask about in different slides, we can also go ahead in types of inflation। ये पूछा जाता है आपसे, ना कि पिछला तो बस आपको बताने के लिए था। मेजर जो क्वेश्चन है वो इन चारों पे आता है आपसे कि डिसफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, और सबसे ज्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं दैट यू विल गेट ऑन स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। सो व्हेन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज इन एन इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाए रिसेशन की वजह से, तो वो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। इट इज नथिंग बट इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिसेशन। जैसे क्या हुआ, कोविड-19 का टाइम ले लो, कोविड-19 के टाइम पे तो फिर भी सिचुएशन बेटर थी, बट अगर उसके बाद की सिचुएशन ले लो या किसी कंट्री में रिसेशन की सिचुएशन ले लो, तो क्या होते हैं, गुड्स की सप्लाई जो होती है बिकॉज रिसेशन वो कम होगी, डिमांड तो एज यूजुअल है, प्राइसेस बढ़ेंगे, इसके साथ साथ लोगों को ले ऑफ भी किया जा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। जैसे अभी करंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे जर्मनी रिसेशन के दौर में घुस चुका है, यूरोप में रिसेशन का दौर आने वाला है, इंडिया में भी टू सम एक्सटेंट इट इज प्रिडिक्टेड कि आगे चलकर रिसेशन आ सकता है ड्यू टू ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमिक फेल्योर्स और बाकी कॉन्टेक्स्ट की वजह से। तो यहाँ पे क्या है, स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन है जहां पर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है कंट्रीज में और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई है। सो मेनी डेवलप्ड कंट्रीज आर फेसिंग दिस चैलेंज दिस टाइम। अब डिफ्लेशन क्या होता है, व्हेन देयर इज अ परसिस्टेंट जनरल फॉल इन द प्राइसेस। एक बार इन्फ्लेशन हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो चीजों के दाम बढ़े, उसके बाद एक परसिस्टेंट डिक्रीज आ रहा है, तो दैट विल कॉल्ड डिफ्लेशन। मतलब अब महंगाई डाउनवर्ड्स जा रही है। डिसइंफ्लेशन की बात अगर हम करेंगे तो इट इज नथिंग बट डिसइंफ्लेशन होता है, रिडक्शन होता है किसमें, रेट ऑफ इन्फ्लेशन में। ओवरऑल इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट इसका जो रेट है उसमें डिफरेंस होता है। तो करंटली अगर इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में पिछले 3-4 क्वार्टर्स में देखोगे तो आपको ये डिसइंफ्लेशन वाली चीज दिख जाएगी, फ्रॉम 7% टू 4.1%। सो इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ इन्फ्लेशन में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज डिसइंफ्लेशन। यहां पर अगर आप देखोगे तो डिसइंफ्लेशन का वो भी है। ओवरऑल क्या हो रहा है, ग्राफ से और अच्छा समझ पाओगे डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन में। डिफ्लेशन में क्या है, इन्फ्लेशन में कमी आई है, एक उसके बाद कमी आई है। बट अगर डिफ्लेशन की बात करते हैं तो पैसेज ऑफ टाइम इन्फ्लेशन में कमी तो नहीं आई है, बट उसका रेट डाउन हुआ है, जो रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस था वो डाउन हुआ। सो डिसइंफ्लेशन इज व्हाट, डिसइंफ्लेशन इज रिडक्शन इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, नॉट इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन नहीं कम हुआ बट रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो गया। वहीं पर डिफ्लेशन में क्या होगा, जनरल फाइल होता है डिफ्लेशन में प्राइसेस में। स्टैगफ्लेशन इज व्हाट, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिसेशन।
आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। देन रिफ्लेशन की बात करोगे तो रिफ्लेशन में क्या हो रहा है, जब एक इकोनॉमी रिटर्न करती है कहां पर, डिफ्लेशन के बाद। डिफ्लेशन के बाद मतलब प्राइसेस घटे, प्राइसेस के फिर वैल्यू बढ़ने लगे, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेशन, मतलब महंगाई फिर से बढ़ने लगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें बस 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक डिसइंफ्लेशन वाला और स्टैगफ्लेशन वाला, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं इन्फ्लेशन के, ये मेजर्स याद रखो, ये मेजर्स इंपॉर्टेंट भी हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज होती है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर की अगर बात करोगे तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी मैं आपको पहली क्लास में ही बता चुका हूं क्या होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में, या नॉमिनल प्राइसेस या रियल प्राइसेस की बात है। ये चेंज ऑफ प्राइस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी की बात करता है। मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम जो चेंज आया है प्राइसेस में एक डोमेस्टिक इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज में, उनके बारे में डिस्कस करता है। और ये कोई भी फिक्स्ड मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स के बेसिस पे नहीं है। सो दिस कैन मेक 2 स्टेटमेंट्स इन योर एग्जाम कि जीडीपी डिफ्लेटर इज द चेंज ऑफ प्राइस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। अब यहां पे क्या करें, डोमेस्टिकली हटा दे तो दिस विल बिकम रॉन्ग। All domestically produced final goods and services in an economy, and दूसरा स्टेटमेंट फॉर से दे दिया, it is based on a fixed market of basket of goods and services, तो वो स्टेटमेंट वहां पे गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना कि कोई भी फिक्स्ड बास्केट नहीं है जीडीपी डिफ्लेटर में, बट बाकियों में होगा। अब ये देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, जो आप जिंदगी जी रहे हो उसकी जो कॉस्ट है उसके इंडेक्स को नापने की बात की जा रही है, सिंपल। So this is what the basket is traced for price rise for check affordability। मतलब आप उन चीजों को, उन गुड्स और सर्विसेज को अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो प्राइस राइज के बाद, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालते हैं। This cost of living index is nothing but the cost of maintaining such predefined standard of living। मतलब आपकी जो एक predefined standard of living है, रोटी कपड़ा मकान, उन चीजों को अफोर्ड कर पाने की बात हो रही है एक तरीके से। और यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है, इट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सच प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके बाद प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स है। ये क्या करता है, जो प्रोड्यूसर सेल करता है होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को, उसके पॉइंट पे जो प्राइस राइज होता है उससे प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स की बात हम करते हैं। It measures the increase in prices of inputs like raw materials, wages, rupee exchange rate, if imports। अब देखो 4 फैक्टर्स होते हैं फैक्ट्री में। पहली चीज क्या है, रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल से क्या जुड़ा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुड़ जाएगा यहां पे। उसके बाद वेजेस की बात होती है। वेजेस क्यों, बिकॉज जो लेबर या एम्प्लॉइज काम करेंगे उनके लिए। देन एक कॉस्ट आती है रेंट की, इफ देयर इज सम रेंट और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद आपके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो आ जाते हैं, जिसको आप सबको इंक्लूड करके एक प्राइस पे आगे सेल आउट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे वो पैरामीटर्स इंक्लूड होंगे जो इनपुट लेवल पे प्राइस राइज हुआ है, इनपुट लेवल पे प्राइस राइज हुआ है, जिसकी वजह से जब उसको आप सेल आउट कर रहे हो या जो आउट कर रहे हो उस चीज को, तब आपके प्रॉफिट या ओवरऑल मार्जिन में जो डिक्रीमेंट आता है उसकी बात भी यहां पे आपको समझ में आ जाती है। So what is producer's price index? It is nothing but it is the increase in prices of inputs like raw material, wages, rupee exchange rates if imports are involved। मतलब क्या है कि इसको हम काउंट करेंगे इनपुट्स में इंक्रीज को, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स। और किस लेवल पे काउंट करेंगे, प्रोड्यूसर के लेवल पे, ये याद रखना। उसके बाद आता है WPI। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है विच कॉम्प्रोमाइजेस द ट्रांजैक्शंस एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल इन डोमेस्टिक मार्केट्स। मतलब प्रोड्यूसर से किसने लिया, होलसेलर ने लिया। होलसेलर से कौन लेगा, रिटेलर लेगा। जब ये खरीदते हैं, व्हेन दे बाय समथिंग एट होलसेलर्स पॉइंट्स इन बल्क फॉर्म, होलसेल में जब खरीदते हैं, तो वहां पर गुड्स के प्राइसेस में जो इंक्रीज आता है उस प्राइस को मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स है। क्लियर।
नेक्स्ट सीपीआई की बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दिस इज विल बी एट द प्राइस ऑफ कंज्यूमर्स। ये क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द चेंजेस इन प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर एट द रिटेल लेवल। सीपीआई किस पे है? रिटेल लेवल पे। अब देखो जो पॉइंटर्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो समझो। यहां पर गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों काउंट होगी, यहां पर केवल गुड्स काउंट होंगे, ये होलसेल के पॉइंट पे होता है और ये रिटेल के पॉइंट पे होता है। क्लियर? और ये किस पे है? ये प्रोडक्शन यूनिट्स के पॉइंट पे होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट टू इट, इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होती है और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और कैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो दो तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ती है, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये है, सिंपल समझो कि जब डिमांड बढ़ेगी डिमांड जब बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा? जो प्राइसेस होंगे वो भी बढ़ेंगे, बिकॉज सप्लाई इज लिमिटेड और डिमांड ज्यादा है। सो डिमांड पुल में क्या होगा? डिमांड बढ़ी, सप्लाई सेम वट एवर इट वॉज, सो वॉट इट विल डू? इट विल डू प्राइस इंक्रीज। दिस इज द फॉर्मूला। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या क्या हो सकता है? व्हेन द इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। क्या है? प्राइवेट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। प्राइवेट मतलब हमारे इंडिविजुअल लेवल पे या कंज्यूमर लेवल पे जब बढ़ेगी और गवर्नमेंट के स्पेंडिंग लेवल पे बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी, और जब एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी तो वो क्या कॉज करेगी? इन्फ्लेशन कॉज करेगी। अब जैसे ये है प्राइस लेवल्स की बात है, रियल जीडीपी की बात है। अब यहां पर क्या हो रहा है? पहले जो एग्रीगेट डिमांड थी वो क्या थी? A1 थी। फॉर एग्जांपल मान लो पहले 10 थी, अब ये क्या हो गई? 20 हो गई। और जो सप्लाई है वो सेम है, एग्रीगेट सप्लाई है वो सेम है। तो एग्रीगेट सप्लाई तो सेम ही है, बट डिमांड को मीट आउट करने के लिए क्या होगा? दो अलग अलग डिमांड्स है। तो अब सप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो 10 की लिए 10 की डिमांड है तो 10 की सप्लाई होनी चाहिए, और 20 की डिमांड है तो 20 की सप्लाई होनी चाहिए। बट अगर हम एक्चुअल इक्विलिब्रियम वाली पॉइंट पे बात करेंगे तो क्या होगा? जब 20 की डिमांड आएगी तो एक्स्ट्रा 10 की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। बट अगर मार्केट इकोनॉमी की हम बात करें तो मार्केट इकोनॉमी में क्या है? सप्लाई इज लिमिटेड टू एन एक्सटेंट। अब यहीं पे एक पॉइंट समझो, अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं इस सप्लाई साइड के, बट अभी क्योंकि वी आर डिस्कसिंग डिमांड तो वी विल बी स्टिक टू डिमांड। सप्लाई फैक्टर की बात हम तब करेंगे जब हम सप्लाई पुश या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करेंगे। अब 10 को बढ़ाने के लिए दे नीड मोर, और व्हाट दे कैन डू इज दे कैन इंक्रीज द प्राइस लेवल। अब यहां पे इन्होंने क्या किया? प्राइस लेवल बढ़ा दिया, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के कर्व को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए। अब अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो प्राइसेस लोग की डिमांड कम हो जाएगी, दैट विल मेक इट इन्फ्लेशनरी। अब जैसे शेयर्स की बात कर लो, अगर मान लो एक शेयर है, एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए है, ये कंज्यूमर ए अपना शेयर बेचना चाहता है। वो ये कह रहा है कि मैं जो अपना एक पर्टिकुलर शेयर बेचूंगा वो 500 रुपए से लेकर के 520 के बीच में बेच दूंगा। अब इसको 5 से 6 वो मिल जाते हैं, मान लो बायर्स मिल जाते हैं, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है और एक एफ है। ठीक है, बी कह रहा है मैं इस शेयर के केवल 390 रुपीज दे पाऊंगा, सॉरी 490 दे पाऊंगा। सी कहता है मैं 495 दे पाऊंगा। डी कहता है कि मैं 525 दे सकता हूं। ई बोलता है कि मैं 520 दे सकता हूं, और एफ बोलता है कि 515 दे सकता हूं। शेयर इसके पास एक ही है। ठीक है, क्या है? शेयर एक ही है इसके पास, और वही एक शेयर इसको बेचना है। तो ये शेयर किसको बेचेगा? जहां से इसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा।
तो क्या हुआ, शेयर एक था, डिमांड कितनी थी, 5 लोग की डिमांड थी उस एक शेयर को खरीदने के लिए। अब उसने क्या किया, किसको बेच दिया, जिसने सबसे हाईएस्ट बिड लगाई थी 525 रुपए वाली। So he got a profit of extra 5 rupees here. So price क्या हुआ, due to excessive demand, supply was limited, but सप्लाई लिमिटेड थी, डिमांड हाई थी, तो उससे क्या हो गया, प्राइसेस बढ़ गए, और प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इट बिकेम इन्फ्लेशनरी। आई होप ये इससे क्लियर हुआ होगा आपको ज्यादा। अब इससे पॉइंट क्या है, इट इन्वॉल्व्स इन्फ्लेशन राइजिंग एज रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब रियल जीडीपी जैसे बढ़ती है। एक चीज याद रखो, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, बिकॉज जो कॉस्ट जो लिविंग है उसमें भी तो बढ़ोतरी होगी। अब जैसे जीडीपी अगर ग्रो कर रही है तो लोगों की इनकम भी थोड़ी बहुत ग्रो होगी, और जब इनकम ग्रो होगी तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज करेगा, और जब डिमांड इंक्रीज करेगा तो सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा। एक बात हमेशा याद रखना, certain level of inflation is always required to see economic activity proper चल रही है, एक अच्छी साइकिल में चल रही है। That shows कि इकोनॉमी में prosperity बढ़ गई है, लोगों की डिमांड बढ़ गई है at the same time। तो towards a limit inflation is desirable। अब देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, इफ इट शोज डिमांड अगर इंक्रीज कर रही है मार्केट में, तो डिमांड कब इंक्रीज करेगी मार्केट में, सिंपल समझो, जब लोगों की जेब में पैसा होगा, और पैसा होगा वो क्या बताता है कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ रही है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज होगा। मतलब इन्फ्लेशन, एक लेवल तक इन्फ्लेशन क्या शो करता है, रियल जीडीपी बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके से बढ़ रहा है, दैट मींस अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घट रहा है इन द मार्केट इकोनॉमी। तो आप कह सकते हो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज डिजायरेबल टू अ सर्टेन लिमिट। अब यहां पर एक और पॉइंट है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कैसे बढ़ सकती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मनी सप्लाई के इंक्रीमेंट से भी बढ़ सकती है। मनी सप्लाई का इंक्रीमेंट कहां से बढ़ेगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाए, प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट सेगमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाए तो आपका क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो पॉइंट्स यहां पे हो गए कि डिमांड साइड से इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो वो किन किन कारणों से बढ़ सकती है। तो कारण नंबर 1, इंक्रीज इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कारण नंबर 2, रियल जीडीपी बढ़ रहा हो और अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हो रही हो। कारण नंबर 3, मनी सप्लाई बढ़ रही हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से क्या दिक्कत होती है, सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। पहले मान लो सप्लाई जो थी, एग्रीगेट डिमांड तो सेम है, मान लो डिमांड 15 की ही है, और जो सप्लाई साइड का अगर वो देखोगे क्वार्टर 2 क्वार्टर 1 रियल जीडीपी और प्राइस लेवल्स की बात है, सप्लाई की बात करोगे तो सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम क्यों हो गई, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया एक तरीके से। अब यहां पर लिखा भी हुआ, इट इज कॉस्ट ड्यू टू रिडक्शन, सप्लाई का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, एग्रीगेट सप्लाई विच इज यूजुअली ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपसे अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब आता है या सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन कब आता है, तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाए तो वो क्या होगा, इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि कई बार जाड़ों के महीने में जो प्याज है वो 80 रुपए पर केजी भी पहुंच जाता है। ये क्यों पहुंच जाता है, बिकॉज सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, पुरानी प्याज और नई प्याज के बीच का जो गैप आता है उस दौरान बढ़ जाता है, प्लस डिमांड पुल भी होता है बिकॉज शादियां और बाकी चीजें पड़ती हैं इंडिया में, तो उसकी वजह से। अब देखो अलग अलग पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को समझो कि क्यों बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की बात क्यों होगी। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ सबसे पहले, डिमांड पुल इन्फ्लेशन खराब है ज्यादा या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ज्यादा खराब है, और क्यों खराब है, ये क्वेश्चन है आप सभी से मेरा। ईशान कह रहे हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन खराब है, और नैन्सी ने बोला कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन ज्यादा खराब है।
बट ईशान और नैन्सी इसका रीजन भी बता सकते हैं कि क्यों है। अनएम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज इन डिमांड पुल। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, बट अगर कॉस्ट पुश होगा तो कॉस्ट पुश से क्या होगा, कॉस्ट पुश विल हैम्पर द प्रॉफिट। करेक्ट ईशान, जब प्रॉफिट हैम्पर होगा तो ओवरऑल प्रोडक्शन हैम्पर होगा, और जब ओवरऑल प्रोडक्शन हैम्पर होगा तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉफिट लॉसेस हैं इनको मेंटेन करने के लिए जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, कॉस्ट को कट करने की कोशिश करेगा। और कॉस्ट को कट करने का तरीका क्या है, रॉ मटेरियल इज एसेंशियल, रेंट इज एसेंशियल, कहां पे कट कर सकता है, वेजेस में कट कर सकता है। सो इट विल अगेन हैम्पर द इकोनॉमी, बिकॉज कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। क्लियर। सो ज्यादा वर्सन चीज क्या है, कॉस्ट पुश। अब यहां पे मैंने आपको समझा भी दिया इस पीपीटी में कि कॉस्ट पुश इज वर्स देन डिमांड पुल। इसके पीछे के कारण क्या है, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, इट विल ऑल्सो इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, इट विल इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये रीजंस हो सकते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीजें बढ़ती हैं, जैसे क्या बढ़ रहा है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इट विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कैसे, मान लो किसी प्रोड्यूसर को कोई चीज बनाने के लिए पहले 10 रुपए देनी होती थी, अब उसी प्रोड्यूसर को वो चीज बनाने के लिए 12 रुपए पे करना पड़ रहा है। तो वो क्या करेगा, अपने प्रॉफिट मार्जिन को सेम करने के लिए पहले जो चीज वो 13 रुपए की बेच रहा था, अब वो उसको 15 रुपए की बेचने की सोचेगा, ताकि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बना रहे। क्लियर। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, इट विल ऑल्सो इंक्रीज प्राइसेस ऑफ इनपुट्स। अगर प्राइसेस ऑफ इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए, जैसे कि मान लो व्हीट है, ठीक है, मेरा सबसे सीधा एग्जांपल व्हीट इसलिए होता है क्योंकि बेटा रोटी खाओ और शक्ति बनी रहती है आपके अंदर, आप शक्तिशाली बने रहते हो। चावल खाओगे, भात खाओगे तो शक्तिशाली नहीं रहोगे, ठीक है। तो जैसे व्हीट है, मान लो व्हीट इस बार 10 मीट्रिक टन ही हुआ, पिछली बार ये 12 मीट्रिक टन था, 10 मीट्रिक टन हो गया, सप्लाई कम हो गई, तो क्या करेंगे, प्राइस का राइज हो जाएगा। तो जो फार्मर्स व्हीट बेच रहे हैं या जो व्हीट आ रहा है उसका प्राइस राइज है, तो जब व्हीट फ्लोर बनाना होगा तो प्राइस में क्या होगा, इनपुट में इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो इंक्रीज होगा वो आपका जो फाइनल एमआरपी आता है उसमें इंक्रीज आ जाता है। फॉर एग्जांपल पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि जो आशीर्वाद का आटा आता है 5 केजी का, वो 300 रुपए से 440 पहुंच गया है। सो दिस हैज इंक्रीज्ड। खैर वो तो मार्केट पॉलिसी है उनकी प्राइस इंक्रीज करने की, बट एट द सेम टाइम दिस में इंक्रीज लाइक दैट। तो पहली रीजन क्या होगी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, इंक्रीज हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो सकता है, मान लो प्राइसेस बढ़ जाए इनपुट्स के। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया, तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने पे क्या होगा, अलग अलग लेवल्स पर आपका एमआरपी बढ़ जाएगा। तो फिर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट आएगा कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि जो प्राइवेट सेक्टर वो मर्ज करे, बट व्हाई दे विल मर्ज, बिकॉज ऑलरेडी इनपुट कॉस्ट उनकी इंक्रीज है। सब्सिडी को डिक्रीज कर दे तो भी जो पैसा लगा रहा है इंडस्ट्रीज, उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। देन आउटपुट रिड्यूस हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लो पहले आप सेम अमाउंट से, मान लो 15 केजी व्हीट से आप 12 केजी व्हीट फ्लोर बना रहे थे आफ्टर ऑल द प्रोसेस एंड एवरीथिंग। अब वही क्या हुआ, 15 केजी से इस बार व्हीट फ्लोर जो है, रुपए गलती ऐसे आ गया, सॉरी फॉर दैट, वही आपका 10 केजी हो गया। तो अब क्या हुआ, आउटपुट कम हो गया, बट यू हैव टू मेंटेन। यहां पे आपका क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी, बिकॉज आप आउटपुट कम होने की वजह से, ओवरऑल आउटपुट कम होने की वजह से उसका प्राइस राइज करने पे मजबूर हो जाएंगे। सो दीज आर द मेन रीजन जिसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात होती है या सप्लाई साइड में इन्फ्लेशन की बात होती है। अब यहाँ पे पॉइंट समझना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1, अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है तो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कैसा असर पड़ेगा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहीं अगर डिमांड साइड होता तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, इसीलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरी चीज, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज, और यहां पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज एट द सेम टाइम।
तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए इन्फ्लेशन के रिलेटेड। अब एक चीज कहलाती है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या होती है? परसिस्टेंट इन्फ्लेशन की बात होगी, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन की बात होगी। जस्ट अ मिनट। क्यों होती है? इकोनॉमी में सर्टेन डिफिशियंसीज के कारण। सर्टेन डिफिशियंसीज क्या है? अब जैसे समझो, क्यों हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं इकोनॉमी के? ताकि चीजें क्या हो जाएं? फास्ट हो जाएं, प्रोडक्टिविटी और इफिशिएंसी क्या हो जाए? बढ़ जाए। मैनुअल हैंडलिंग में क्या है? मैनुअल हैंडलिंग थोड़ी स्लो होती है, प्रोडक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी लो होती है और इफिशिएंसी भी लो होती है। सो एमएसएमई सेक्टर जो है इंडिया का, जो कि ट्रेडिशनल सेक्टर भी है एक तरीके से, ये जो ट्रेडिशनल सेक्टर है यहाँ पर ज्यादा चीजें क्या होती हैं? मैनुअल होती हैं। और मैनुअल होने की वजह से कारण क्या होता है? जो कॉस्ट है वो इनकी ऑलवेज हायर होगी एज कंपेयर टू वेल इक्विप्ड इंडस्ट्री। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लो या बाकी चीजें के लो। तो ये उन्हीं डिफिशियंसीज की बात कर रहा है कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की डिफिशियंसी की वजह से एक परसिस्टेंट इन्फ्लेशन रहता है प्राइसेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। जैसे एग्रीकल्चर गुड्स में या एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा एक परसिस्टेंट इन्फ्लेशन है। क्या? कैसे है? जैसे फार्मर्स हैं, ठीक है, फार्मर्स ने मान लो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए अपने एक खेत पे एक फार्मर ने लगाए। 50,000 रुपए किस लिए लगाए? हार्वेस्ट और बाकी सारी चीजें, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लगाए। उसको जो ओवरऑल बेनिफिट हुआ, एक मैनुअल उसमें एक ओल्ड ट्रेडिशनल फॉर्म में जिसने लगाया 50,000, उसको जो बेनिफिट हुआ वो मान लो 1 लाख रुपए का टोटल उसका सेल हुआ। 1 लाख रुपए के टोटल सेल के बाद उसको जो बेनिफिट हुआ उस फाइनेंशियल ईयर में वो कितने का हुआ? 50,000। ये मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, इतना होता भी नहीं है, ठीक है। वो हार्डली अगर 50,000 लगा रहा है तो उसको 70,000 रुपए मिल जाएंगे या 65,000 रुपए मिल जाएंगे इन अ फाइनेंशियल ईयर। बट अगर वहीं पर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की बात करें, मतलब अगर कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज होगी, एडवांसमेंट यूज होगा, तो इसी 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से वो 5 लाख रुपए भी उस साल के कमा सकता है। फॉर एग्जांपल मशरूम की खेती। मशरूम की खेती में बहुत कम पैसा लगा करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं। आजकल बीच में एक वो भी आ रहा था कि क्या आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं? क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो आइए जुड़िए हमारे साथ, हम आपको सिखाएंगे मशरूम की खेती कैसे करते हैं। सो ऐसे लोग भी हैं जो YouTube और सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा। होर्डिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है इन्फ्लेशन का। होर्डिंग इलीगल है बट लोग करते हैं। अब क्या होता है? आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन को आप होर्डिंग कह सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, जब नोटबंदी हुई थी तो अचानक से रात में र्यूमर फैल गया कि सॉल्ट के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि टाटा ने नमक बनाना बंद कर दिया है। और उस रात, जिस रात नोटबंदी हुई थी, नमक जो 18 रुपए या 12 रुपए केजी था उस समय, वो 400 रुपए केजी बिकना शुरू हो गया था, और उसकी ब्लैक होर्डिंग भी की गई थी उस रात में। सिमिलरली आपने सुना होगा कि बहुत सारे टाइम गवर्नमेंट छापे मारती तो दाल की ब्लैक होर्डिंग पता चलती है, प्याज की ब्लैक होर्डिंग पता चलती है। ये क्यों करते हैं? ताकि उनके प्राइसेस में एक अच्छा खासा उछाल आ जाए और उनको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। What they do? They accumulate huge quantities of good and releasing them into the market in condition of scarcity, कि scarcity है उसकी या उसकी कमी है मार्केट में। और ऐसा बहुत सारा एग्जांपल आपने देखा होगा। बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, होर्डिंग काफी हद तक कैच कर ली गई है ताकि इन्फ्लेशनरी चीजें ना दिखें मार्केट में। अब हाई इन्फ्लेशन कैसे हर्ट करती है, कैसे प्रॉब्लम करती है? यार हर्ट वर्ट नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना ये चाहिए बेसिकली हम लोग को कि हाउ हाई इन्फ्लेशन
ज्यादा इकोनॉमी वाले टर्म में जाऊं तो एडवर्सली इकोनॉमी। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि कभी कभी जो हमारे कंटेंट सेक्शन वाले साहब हैं वो भूल जाते हैं, वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, तो वो हर्ट वर्ड वाला वर्ड यूज कर लेते हैं। बट यहां पर एडवर्सली इंपैक्ट होना चाहिए इकोनॉमी में। सो व्हाट इट इज जो लो इनकम ग्रुप है उनको हर्ट करती है। देखो बेचारा गरीब तबका बहुत ही सीधा साधा तबका होता है, बहुत ही परेशान होता है जिंदगी से, लेकिन उन जिंदगी की परेशानियों में अगर आप देखें तो जो गरीब तबका है वो शायद सबसे ज्यादा खुश भी हो जाता है, छोटी छोटी चीजों में वो खुश हो जाते हैं। यू कैन सी द स्माइल ऑफ दोज पुअर किड्स जिनको एक छोटी सी आइसक्रीम बहुत बड़ी खुशी दे सकती है। तो ठीक है, मैंने भी थोड़ा सा आपको इमोशनल कर दिया फॉर अ मोमेंट। अब वापस इकोनॉमिक्स के टॉपिक में आ जाते हैं, क्योंकि महंगाई हर जगह हर्ट करती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो मिलेनिया वाले बच्चे हैं, वो मिलेनिया वाले बच्चे कुछ बहुत सारे गुड्स नहीं खरीद सकते हैं या बहुत सारी चीजें नहीं खरीद सकते हैं जस्ट बिकॉज उनके प्राइस राइज बहुत हाई है। इन्फ्लेशन लो इनकम ग्रुप्स को हर्ट कैसे करेगी? आपको पता है उनका जो क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई हो जाएगा। हाई कैसे हो जाएगा? प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई फॉर देम। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन डिस्करेजेस एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक सेल्स आर अट्रैक्टिव। कैसे? जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसको कैसे वो करेगी इन्फ्लेशन? अगर हमारी चीजें इन्फ्लेशनरी हैं तो हम एक्सपोर्ट कम करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपनी ही कंट्री में ज्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी तरफ इट ऑल्सो डिस्करेजेस सेविंग्स, ये आपको पता है, एंड दिस इट ऑल्सो हिट इन्वेस्टमेंट एट द सेम टाइम। इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, ड्यू टू दैट इन्वेस्टमेंट कम होगा। देन इन्फ्लेशन टैक्स इज अ हिडन टैक्स। हिडन टैक्स कैसे? इन्फ्लेशन बढ़ा तो आप ज्यादा पे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। दैट मनी अगर इन्फ्लेशन नहीं होता तो आप किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते थे। देन गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट में ऑल्सो गो अप एज द नीड टू सब्सिडाइज मोर टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्डेबल। अब क्या है, वेलफेयर स्टेट है जहां पे 25 लाख की आबादी बीपीएल है। अगर 25 लाख की आबादी बीपीएल है तो इनको राशन जो 28 महीने पहुंचा है उसके लिए कितना था? 2 लाख करोड़ था। बाकी सारी चीजें, कुछ एसेंशियल गुड्स के भी बहुत सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम थी, बट गवर्नमेंट हैज टू सब्सिडाइज इट बिकॉज कुछ एसेंशियल गुड्स होते हैं, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको अफोर्डेबल बनाना बहुत जरूरी है फॉर द कस्टमर्स ऑफ लो इनकम ग्रुप एंड अदर इनकम ग्रुप्स एज वेल। तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ सकता है। कोविड-19 वाली सिचुएशन ऐसी ही थी जहां पर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया था जस्ट टू मेंटेन द प्राइसेस। ये मैं बता चुका हूं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इन्फ्लेशन मीन्स ग्रोथ। कैसे? हायर इनकम मोर डिमांड, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देन इट इज रिजल्ट ऑफ इनोवेशन। A small price rise is necessary for wages to go up. अगर प्राइस राइज थोड़ा नहीं होगा तो वेजेस बढ़ाने का रीजन नहीं मिलेगा। दैट इज अनदर थिंग। समझ गए ना ईशान? Yes, please ask. Yes, sir. If further helps the economic keeps off deflation, which can otherwise set off a recession. कहने का मतलब ये है कि रिसेशन से दूर रखने के लिए भी इन्फ्लेशन एक लेवल तक जरूरी है, जस्ट बिकॉज इट शोज कि मार्केट इकोनॉमी में लोगों के पास जेब में पैसे हैं, डिमांड इज ऑल्सो राइजिंग एट द सेम टाइम। अब जैसे क्या है, आज के अगर मैं 5 साल या आज के मैं 10 साल पहले की बात करूं तो अगर हम 100 रुपए खर्च करते थे तो वो हमें ज्यादा लगता था, बट आज के डेट में 500 रुपए खर्च करना इज वेरी इजी फॉर सो मेनी पीपल। 500 रुपए कब खर्च हो जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता है, 500 के नोट। तो दीज आर द थिंग्स जो दिखाती है कि अब आपकी जेब में पैसा है और इसीलिए आप खर्च भी कर पा रहे हो, और सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन को ये जस्टिफाई भी करती हैं। अब कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस देती है। फिस्कल स्टिमुलस क्यों देती है? ताकि इकोनॉमी रिसेशन में ना चली जाए। रिसेशन में कैसे चली जाएगी? जब इकोनॉमिक, एक आपने सुना होगा हिडन हैंड और इनविजिबल हैंड ऑफ गवर्नमेंट, मोर प्रोमिनेंट में इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट।
दिस इनविजिबल हैंड इज नथिंग बट दिस इज फिस्कल स्टिमुलस। ठीक है, अब इसमें क्या है, टैक्स रेट को डिक्रीज कर दो, पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। अब 2008 में क्या हुआ था, फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई थी जस्ट बिकॉज हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्यों था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन था और जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ड्यू टू दैट हमेशा पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ गए थे, बिकॉज पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस मार्केट मैकेनिज्म पे होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन रिमेन वेरी हाई till 2013 from 2008 ever were the reason of high inflation। अब क्या क्या रीजन मिले, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा था, क्यों बढ़ा था, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा था। दूसरी चीज पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बढ़ाया, टैक्स रेट को रिड्यूस किया ताकि ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़े इकोनॉमी में। और एक सबसे प्रोमिनेंट बात कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस, मान लो अगर वो उस समय क्रूड ऑयल जो था, ये भी समझ लो क्रूड ऑयल का क्या कॉन्टेक्स्ट कैसे होता है। 2008 की अगर मैं बात करूं तो अगर क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो मान लो $60 प्रति बैरल था, तो वो इंक्रीज होके 2013 के बीच में अगर 8 से 12 करूं तो ये तकरीबन $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम प्राइसेस थे वो काफी हाई थे। बट एट द सेम टाइम 2013 के बाद से 2015-16 के बीच तक ये प्राइस फिर से वापस आके $60 के आसपास आ गया। ये मैं एक डेटा ऐसा ले रहा हूं जो एक्यूरेट डेटा नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट स्टिल जो प्राइसेस थे वो पेट्रोल के उसी सेम पे थे। ये डिस्कशन बहुत हुआ है मार्केट में कि क्यों गवर्नमेंट वो बेनिफिट कंज्यूमर्स तक ट्रांसफर नहीं कर रही है जो बेनिफिट उनको इंटरनेशनल प्राइसेस में कमी से मिल रहा है। अब होगा क्या, इसके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, अब आपको यही समझना है कि पेट्रोल के प्राइसेस का कंपोजिशन कैसे है। पेट्रोल प्राइस है, इस पेट्रोल प्राइस का कंपोजिशन इस तरीके से है, जो सेंटर की एक्साइज ड्यूटी है वो भी इसमें है, स्टेट के टैक्स जो है सेल्स का टैक्स या वैट वो इसमें है, और जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है। एक्चुअल कॉस्ट जो है वो आपकी तकरीबन 35 to 36 रुपीस पर लीटर की है, अगर हम बताएं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ पेट्रोल टू ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ मिला करके। इस 35 रुपए पे तकरीबन 40 रुपए टैक्स के रूप में कौन ले रहा है, सेंटर ले रहा है, और उस 40 रुपए के अलावा 40 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा सेंटर के लिए, सेंटर दुखी हो सकता है इस बात से, तो थोड़ा कम कर देंगे अभी। ठीक है, कितना बच रहा है, चलो 40 हटा दो, इनको भी 35 रुपए ही कर दो। ठीक है, 35 रुपए मान लो सेंटर ले रहा है, तो 35 70 हो गए, और रिमेनिंग 40 रुपए कौन ले रहा है, स्टेट ले रहा है अपने टैक्स की तरफ से। अलग अलग लेवल पे ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी और सारे टैक्सेस को मिला करके सेंटर का जो शेयर है 35 है। अब यहाँ पे पॉइंट्स, बहुत सारी स्टेट्स हैं जो सेंटर के ऊपर प्रेशर भी करते हैं कि सेंटर को अपना टैक्स घटाना चाहिए या कस्टम ड्यूटी घटानी चाहिए सो दैट प्राइसेस कम हो जाए। बट एट द सेम टाइम ये जो 35 रुपए ये पूरा का पूरा सेंटर को नहीं जा रहा है, सेंटर इस शेयरेबल पूल में से 15 रुपए खुद रखा है और 20 रुपए वो स्टेट को ट्रांसफर कर रहा है। सो ओवरऑल स्टेट को जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 60 रुपीज का मिल रहा है, जो लार्जर शेयर। इसीलिए मैंने कहा था कि पेट्रोल हो गया या अलग प्रोडक्ट्स हो गए प्लस लिकर ऐसी चीज है जिससे स्टेट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। अब इनका जो पॉइंट है वो ये है कि जो लॉसेस हैं, लॉसेस किसको हैं, इन कंपनीज को है, क्रूड ऑयल की कंपनी, जो पेट्रोलियम मेकिंग कंपनीज है उनके लॉसेस को मीटअप करने के लिए हमने कम नहीं किया। बट दूसरी तरफ दिस इज नॉट अ वेरी लॉजिकल थिंग बिकॉज इतने सालों से कम नहीं है, दे मस्ट बी अर्निंग मच प्रॉफिट फ्रॉम हियर, सो दिस शुड बी रिड्यूस्ड ताकि एक इन्फ्लेशन कम भी हो जाए। दूसरी तरफ अगर आप पेट्रोल को जीएसटी में ले आते तो जीएसटी इजी में ले आते, तो फॉर एग्जांपल हाईएस्ट जीएसटी लगा दो, हाईएस्ट जीएसटी कितने का है, 28% का है। अब मान लो 40 रुपए कॉस्ट है, तो चलो भाई ईशान बताओ 40 रुपए का 28% कितना होगा। ईशान पढ़ाई अच्छे से किया करो, तकरीबन 11.5 रुपए, 11.5 रुपए के आसपास होगा। और ये 11.5 रुपए अगर आप जोड़ोगे तो पेट्रोल का प्राइस कितना आ गया, 51 रुपए
50 पैसे। अभी रिसेंटली मिस्टर नितिन गडकरी की स्पीच भी थी जहां पर वो कह रहे थे पेट्रोल 30 रुपए 40 रुपए बिकने लगेगा। बट अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, अगर आप इतना कम कर दोगे पेट्रोल के प्राइसेस तो जो गवर्नमेंट का पॉइंट है वो बहुत स्ट्रांग है। फॉर ए वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट नीड्स रिवेन्यू टू स्पेंड। रिवेन्यू कहां से आएगा? इन्हीं चीजों से आएगा जहां पे बल्क लेवल पे लोग चीजों को खरीद रहे हैं या चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड अगेन ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग यूज्ड एट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर व्हाट? फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ यूज। द रोड्स, द कैनाल्स, द डिफरेंट सिस्टम्स, द स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट्स बने, इसेंशियल यूज। उसके बाद अर्बनाइजेशन, अर्बन रिफॉर्म्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज एंड अदर थिंग्स। फॉर एवरीथिंग you need money, even for different technological advances। अगर इंडिया अपनी रक्षा नहीं करेगा, अपने हितों की रक्षा नहीं करेगा, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फॉर वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। So for that reason, the government is not decreasing the prices of petrol and other things so that a bulk, a reserve can be created for better utilization of resources at the same time। गवर्नमेंट का ये कहना है। बट एक सर्टेन लेवल तक रिडक्शन हो सकता है ताकि लोगों को महंगाई में थोड़ी सी ढील और मिल सके। अब इससे क्या होगा फायदा? अगर मान लो 5 रुपए से भी घटा देते हैं हम पेट्रोल का प्राइस या डीजल का प्राइस, सो इट विल डिक्रीज व्हाट? जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी। और जब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज होगी तो जो रॉ मटेरियल्स के साथ एसोसिएटेड महंगाई बढ़ रही थी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, वो भी तो रिड्यूस होगी, या ओवरऑल जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनकी भी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी यहां पर। सो दिस कैन बी डन, दिस कैन बी एडवाइजेबल बट टू अ सर्टेन लिमिट। अब मेजर्स क्या क्या हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों के माध्यम से आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम फिस्कल पॉलिसी इज मोर कंसर्न्ड विद डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर कंसर्न्ड विद इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इन्फ्लेशन को टारगेट ज्यादा अच्छे से करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूटिलाइजेशन है और फिस्कल पॉलिसी का ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के। अब समझिए, अगर इन्फ्लेशन को वो करना रहेगा तो एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा? जितने भी रेट्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, एसएलआर, सीआरआर, आरबीआई उनमें से किसी को भी या सबको बढ़ा सकती है, जिससे क्या होगा? जो एग्रीगेट डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये कैसे होगी ये मैं मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास में बताऊंगा। दूसरी चीज क्या है? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को क्या कर सकते हैं? जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू रिसीट है उस पे काम करना होता है। यहाँ पे कैसे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर गवर्नमेंट कम करती है या घटाती है तो क्या होगा? ओवरऑल जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी रिड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल एमजी नरेगा है, वैसे ये एडवाइजेबल नहीं है, बस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। पहले मान लो एमजी नरेगा में जो लेबर्स थे उनको 300 रुपीज मिल रहे थे। अब अगर इसको गवर्नमेंट ने घटा के 230 रुपीज कर दिया तो उनकी जो डिमांड है वो ओवरऑल घटेगी, और डिमांड घटेगी तो क्या होगा? ओवरऑल कंजम्पशन घटेगा। जब ओवरऑल कंजम्पशन घटेगा, सप्लाई एडिक्वेट होगी, तो प्राइसेस भी कंट्रोल में आ जाएंगे वहां पे। बट दिस इज नॉट डिजायरेबल, मनरेगा वाला नॉट डिजायरेबल। सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च हो रहा है या अनइसेंशियल स्कीम्स पे जो पैसा खर्च हो रहा है उसको कट किया जा सकता है, वो डिजायरेबल है। दूसरा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रिवेन्यू रिसीट में जो टैक्स वाला सेक्शन है, टैक्स बढ़ा दे। मान लो इनकम टैक्स बढ़ा दिया, इनकम टैक्स बढ़ाने से क्या होगा? जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है वो कम हो जाएगी, और जब ये कम होगी तो आपकी जो डिमांड है वो भी कम होगी एक तरीके से, मतलब परचेजिंग पावर कम होगी, और परचेजिंग पावर कम होगी तो आप प्राइसेस भी अपने आप डाउन होंगे, बिकॉज सप्लाई एडवोकेट है बट उतनी डिमांड जनरेट नहीं हो रही है। क्लियर? आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं। सो इन नेक्स्ट 1 minute वी विल कम बैक एंड विल स्टार्ट मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, जिसमें सबसे पहले हम आरबीआई डिस्कस करेंगे। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। तो आगे हूं मैं वापस भारतीय रिजर्व बैंक को आपके सामने लेकर के।
शक्तिकांत दास से आपको जो पूछना होगा वो आप मेल पे पूछ सकते हैं, मुझसे जो पूछना होगा वो आप यहां पूछ सकते हैं। ठीक है, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करेंगे। इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा, पूरा टॉपिक अच्छे से डील किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, आपको बस उसको रिवाइज करना है और वीडियो को 1 से 2 बार और देखो ताकि तुम्हें एक एक चीज समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। चलो शुरू करते हैं मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा है, वो भी जब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स की बात करेंगे मॉनेटरी सिस्टम के वहां पर, बट वो भी इतना आसान बना दूंगा कि तुम्हें सब समझ में आएगा। बेसिक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे तो एक बात याद रखो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निजी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में वर्ष 1935 में शुरू किया गया था, जहां पर 5 करोड़ की पूंजी कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने यूटिलाइज की थी। सो इट इज नथिंग बट इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1935 एज पर द आरबीआई एक्ट, और रिकमेंडेशन इसकी दी थी हिल्टन यंग कमेटी ने। ठीक है, इसके बाद इसको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज कब किया गया? 15 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया एंड इट बिकेम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं जिसकी ब्रांचेस तुम लोग देखते हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मतलब हो गया भारत का केंद्रीय बैंक जिसके अंदर सारे बैंक्स आएंगे। सो इट बिकेम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 15 जनवरी 1949 को। शुरुआत इसकी हुई थी प्राइवेट सेक्टर के वेंचर के रूप में, कैपिटल 5 करोड़ रुपए के साथ। हिल्टन यंग कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी 1934 के आरबीआई एक्ट बना के, और उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया था। इसका करंट हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, बट सबसे पहले जब हेडक्वार्टर खुला था वो कलकत्ता में खुला था। इसके करंट गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर पे हैं, टर्म ऑफ सर्विस 3 ईयर है। ये सब बेसिक फैक्चुअल डेटा है। इनके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं और सभी का अपॉइंटमेंट सेंटर द्वारा किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। एक सिलेक्शन कमेटी होती है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी भी कह लो उसको, उसके द्वारा किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 30 जुलाई से नहीं, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो 1 जुलाई से 30 जून तक इनका फाइनेंशियल ईयर होगा। वहीं जब गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक होता है। ये डिफरेंस क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर की एक्टिविटीज होती हैं उनको ये क्लब करके या उनको कंपाइल करके आरबीआई बुलेटिन जारी करते हैं। इसके लिए इनको एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, बिकॉज तुरंत आप एनालाइज करके रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं कर सकते। क्लियर? आरबीआई 1935 एस्टैब्लिशमेंट ईयर, वेंचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कैपिटल ऑफ 5 करोड़ के साथ शुरू हुआ। नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में। हेडक्वार्टर्ड मुंबई, गवर्नर शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर्स इनके अलावा होते हैं, और डिप्टी गवर्नर्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि डिप्टी गवर्नर्स 4 होते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि इनके रीजनल ऑफिसेज लगभग हर स्टेट कैपिटल में हैं, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि स्टेट कैपिटल में ही हो। नेक्स्ट टू इट, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई थोड़ा सा अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आरबीआई के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है, इट इज इशूअर ऑफ करेंसी एंड मॉनेटरी अथॉरिटी, मतलब मौद्रिक प्राधिकरण कह लो, या जो मुद्रा छापने का अधिकार है या नोट छापने का अधिकार है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। और ये अधिकार इनको कहां से मिलता है? इनका एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, जिस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत इनको 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी या फिर गोल्ड के फॉर्म में रखना होता है। इसमें भी 115 करोड़ रुपए के आसपास ये गोल्ड के फॉर्म में रखते हैं। ये वही गोल्ड है जिसके बारे में कहा गया था कि 1991 में आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व्स लेकर के आईएमएफ के पास गया था, आईएमएफ के पास गिरवी रखे थे कुछ समय के लिए। ठीक है, तो क्या है? इशूअर ऑफ करेंसी। करेंसी इशू करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। बट
गवर्नमेंट एक नॉमिनल कह लो या जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि असली अधिकार गवर्नमेंट के पास है, रुपए 1 का जो नोट आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट छापती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ताकि ये दिखाया जा सके या ये बताया जा सके कि एक्चुअल जो मॉनेटरी अथॉरिटी है कंट्री की वो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, बेटर टर्म इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉइन्स की मिंटिंग भी आरबीआई के द्वारा की जाती है थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिलीज करती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रिलीज करती है। क्या, जैसे 75 रुपए का सिक्का जारी कर दिया, 50 रुपए का सिक्का जारी कर दिया, ये सारी मिंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है अंडर आरबीआई, आरबीआई के द्वारा होती है। ठीक है, पहली चीज, इट इज इशूअर ऑफ करेंसी एंड मॉनेटरी अथॉरिटी। इसके अगेंस्ट में इट मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ 200 करोड़ रुपीस और इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। Another thing is it is government's bank, तो गवर्नमेंट के जो भी फिनेंसेस के ऑपरेशंस होते हैं या फिनेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए गवर्नमेंट डजंट गो टू दीज बैंक्स, एसबीआई, पीएनबी नहीं जाती है, गवर्नमेंट किसके पास जाती है, आरबीआई के पास जाती है, बिकॉज इट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई वो माध्यम बनता है जो सरकार के फाइनेंसेस या डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो टर्म है उसको यूटिलाइज करता है यहाँ पर। मतलब आरबीआई एक इमीडिएटर की तरह काम करता है गवर्नमेंट और बैंक्स के बीच में। आरबीआई गवर्नमेंट का डेट मैनेजर भी है। अब समझो कैसे है। मान लो गवर्नमेंट को पब्लिक स्पेंडिंग के लिए 50,000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, विच इज लेस इन इट्स देयर बजट। व्हाट दे विल डू, दे विल गो टू आरबीआई। अब आरबीआई अपने अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, जैसे आरबीआई क्या करेगा, उतने की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक्स को बेच करके या बैंक्स को कुछ समय के लिए लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए दे करके बैंक से वो 50,000 करोड़ रुपए लेके गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा। या आरबीआई प्रिंट भी कर सकता है, आरबीआई अपने रिजर्व से भी दे सकता है व्हेनेवर गवर्नमेंट रिक्वायर्स, बट उसकी एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में गवर्नमेंट हैज टू पे बैक द अमाउंट टू आरबीआई। उसके बाद इट इज बैंकर ऑफ बैंक्स एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब देखो हम लोग थोड़ा सा सांप सीढ़ी खेल लेते हैं। यहाँ पे बैंकर ऑफ बैंक्स की बात हो रही है। जब भी किसी को बैंक को क्या चाहिए, लोन चाहिए, तो बैंक किसके पास जाएगा, अपने बाकी चैनल्स को वो करके आरबीआई के पास। बैंक को बैंकिंग का लाइसेंस किससे मिलता है, आरबीआई से मिलता है। आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना बैंक के लिए वो है, बिकॉज आरबीआई इज द मेन बॉडी। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हो, आरबीआई है, आरबीआई के बाद बैंक है, और बैंक क्या कर रहे हैं, लोगों को या कंज्यूमर्स के ऑपरेशंस को डील कर रहा है। अब यहां पे क्या हुआ, कभी भी आपने सुना है क्या आरबीआई डायरेक्ट लोगों से डील करता है, नहीं, आरबीआई अपने बैंकिंग चैनल से डील करता है। सो इट इज नथिंग बट इट इज बैंकर ऑफ बैंक्स। इसके सपोर्टिंग में क्या कह सकते हैं, बैंक के डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के साथ, ये आगे डिस्कस करेंगे। बैंक को लोन आरबीआई प्रोवाइड करता है, लाइसेंसिंग, रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन, ये सब कुछ आरबीआई के माध्यम से गवर्न होते हैं। Then it is lender of last resort. Whenever bank need loans, it goes to RBI. It takes loan from RBI. अगली चीज, रिजर्व हो गए, क्लियरेंस ऑफ इंटर पेमेंट बैंक लाइबिलिटीज हो गई। इट इज रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये चीज इसमें आएगी। क्या है, इट इज रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अगर आपको पता होगा, आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, एटीएम से ट्रांजैक्शन में क्या करते हैं, मान लो ईशान आपका अकाउंट एसबीआई में है, आपको पैसे की तुरंत जरूरत पड़ी, आपने क्या किया, आप तुरंत भाग गए, सामने पीएनबी का एटीएम दिखा, पीएनबी के एटीएम में घुस गए। अब पीएनबी वाला एटीएम ये नहीं कहता है कि ईशान भाई आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आपको पैसे नहीं दिए जा सकते। पीएनबी आपकी जो भी डिमांड होगी, आपको 10,000 20,000 रुपए निकालने हैं, आपने पीएनबी के एटीएम से निकाल लिए। आपका अकाउंट किस में था, एसबीआई में था, बट आपने पैसे कहां से निकाले, पीएनबी के एटीएम से। तो जो डिडक्शन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ वो पीएनबी के एटीएम का हुआ या पीएनबी के रिजर्व का हुआ, भले वो पैसा आपके अकाउंट से कटा है। तो अब क्या होगा, एसबीआई के पास पीएनबी के वो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा में है, जिसको एसबीआई को किसको पे बैक करना है, पीएनबी को करना है ऑन योर बिहाफ।
अब आपके बिहाफ पे पे करना होगा, तो ये जो इंटर बैंक लाइबिलिटी है, इंटर बैंक लाइबिलिटी क्या हुई, पीएनबी एसबीआई की लाइबिलिटी हुई कि पीएनबी को उसको 20,000 रुपए पे करने हैं, उसके लिए आरबीआई के चैनल्स हैं और आरबीआई का पूरा प्रॉपर एप्लीकेशन कह लो, प्लेटफॉर्म कह लो या सिस्टम है जिसके थ्रू वो पैसा ट्रांसफर होता है। सो दैट क्लियर्स इंटर बैंक लाइबिलिटी। आपने सुना होगा एनपीसीआई के बारे में, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से आरबीआई प्लस एसोसिएशन ऑफ बैंक्स के थ्रू खोला गया, जिसका काम है इंडिया में डिजिटल पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली डेवलप करना और उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन को देखना, प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल और नेट बैंकिंग का कॉन्टेक्स्ट है, इन सबका रेगुलेशन एनपीसीआई के माध्यम से होता है। अब मान लो अभिषेक है, अभिषेक ने 2 लाख का चेक लगाया और ये जो 2 लाख का चेक था वो उनको क्लियर करने के लिए लगाना था एसबीआई में, और उनको जिस बैंक का चेक मिला वो मिला एचडीएफसी का, तो दे विल गिव टू होम, एसबीआई। एसबीआई में जाके उन्होंने अपना चेक सबमिट किया, 2 लाख रुपए का चेक, ऐसा कुछ होता है, 2 लाख रुपए का चेक सबमिट किया उन्होंने। ये चेक का क्या होगा, एसबीआई क्या करेगा, जिस एचडीएफसी की ब्रांच में ये अकाउंट होगा वहां पर भेजेगा। कैसे भेजेगा, डायरेक्ट चेक थोड़ी ना भेजेगा, चेक की पिक्चर्स भेजी जाती हैं, क्यों, सिग्नेचर जो है वो सही है या नहीं है, देन अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं या नहीं जिसके अकाउंट से डेबिट होने हैं, प्लस अदर क्लियरेंसेस होते हैं। तो इसके लिए एक सिस्टम है, देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स, कोई बैंक सिस्टम यूज कर रहा है, many banks use Finacle and other systems for all these things. So जो interbank liabilities हैं वो वहां से clear out होती हैं। I hope this is clear to you. अब ये समझो, it is regulator और supervisor of financial system। अब financial system में क्या क्या include होता है, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, पेमेंट गेटवेज एंड यूपीआई बेस्ड पेमेंट, ये सब कुछ का मैनेजमेंट और सुपरविजन कौन कर रहा है, आरबीआई अपने चैनल्स और यूनिट्स के माध्यम से कर रहा है। इज इट क्लियर टू यू नैंसी? ठीक है, तो 3 हो गए फंक्शंस, इट इज रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इट इज बैंकर ऑफ बैंक्स एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। एक आध बार आपके स्टेट पीसीएस और अलग एग्जाम्स में भी पूछा गया, एलओएलआर क्या है, इशूअर ऑफ करेंसी एंड मॉनेटरी अथॉरिटी इज इट्स थर्ड एप्लीकेशन। फिर अगला फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, तो देखो ईशान, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स का क्या मतलब होता है, फॉरेक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज कुछ नहीं होता है, फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी which is used for what, exchange of currency। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आपने देखा होगा कि अलग अलग सिटीज में वेस्टर्न यूनियन की ब्रांचेस होती है। ये वेस्टर्न यूनियन क्या करती है, अलग अलग कंट्रीज की मुद्राएं, फॉर एग्जांपल डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया या कोई और कंट्री का हो गया, उसके अगेंस्ट में रुपी को कन्वर्ट करने के लिए आप जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ईशान जा रहे हैं पोलैंड घूमने, तो उनको पोलैंड की करेंसी चाहिए, तो पोलैंड की करेंसी के लिए वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो पोलैंड की जो भी करेंसी शायद यूरो ही होगी, तो 1 रुपए नहीं, यूरो इस समय जो होगा वो 90 रुपए के आसपास होगा, ठीक है, 1 यूरो 90 रुपए के आसपास होगा। तो ईशान को क्या करना पड़ेगा, अगर उनको 10 यूरो चाहिए तो वो 900 रुपए देंगे वेस्टर्न यूनियन में, या कुछ फीस भी उसके साथ एड ऑन होगी और उसके बदले उनको 10 यूरो मिल जाएंगे। सो ऑल दिस वर्क इज डन बाय वेस्टर्न यूनियन, और वेस्टर्न यूनियन का भी रेगुलेशन कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। सो आरबीआई इज नथिंग बट आरबीआई इज ऑल्सो कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, एंड थ्रू इट्स चैनल्स इट फैसिलिटेट्स the mobilization of those currencies for better use। For example, इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत सारे आते हैं, who are having their own foreign currencies, तो वो क्या करेंगे, they will go to these western union and other sources और वहां से एक्सचेंज करके उसको यूटिलाइज कर लेंगे। नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोलर।
क्रेडिट कंट्रोलर इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई. इट कंट्रोल्स द क्रेडिट. क्रेडिट से मतलब कुछ और नहीं है, क्रेडिट से मतलब मनी सप्लाई का है. अब मनी सप्लाई क्या होती है ये समझ लो. आपकी पॉकेट में जो भी पैसा है प्लस जो भी लोन बैंक प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज मनी सप्लाई. कहने का मतलब ये है कि मनी इन सर्कुलेशन in an economy plus loan provided by the bank is nothing but money supply. मुद्रा जो भी मार्केट में घूम रही है वो मनी सप्लाई है. ठीक है, तो इसको रेगुलेट करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कौन करता है? आरबीआई करता है, जिसको हम कहते हैं आरबीआई वर्क्स एज अ क्रेडिट कंट्रोलर. अनदर इज इट आल्सो वर्क ऑन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज. अगर आपको याद होगा तो कई बार गवर्नमेंट के ऊपर या आरबीआई के ऊपर ब्लेम भी लगता है कि ये एक डर्टी प्ले करते हैं एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने का. देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम. फ्लोटिंग होता है, फिक्स होता है, और भी एक होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग होता है. ये जो मैनेज्ड फ्लोटिंग होता है इसको आप डर्टी वो कहते हैं. फिक्स रेट का मतलब क्या है? आपने एक रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स कर दिया. फॉर एग्जांपल 1992 के पहले तक एक्सचेंज रेट हम फिक्स रेट सिस्टम चलाते थे, जहां पर तकरीबन $1 बराबर 40 रुपए के आसपास होता था. फिर हमने क्या किया, वो मैकेनिज्म चेंज करके फ्लोटिंग कर दिया. और फ्लोटिंग में आज के डेट में अगर देखें तो 81.90 रुपीस के आसपास है $1. अब ये क्या है? ये मार्केट ड्रिवन है ना. मार्केट ड्रिवन का मतलब हो गया ये डिमांड और सप्लाई पर आधारित है. डिमांड और सप्लाई पर कैसे आधारित है? जब डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ेगी एक तरीके से, व्हेन डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपए की डिमांड क्या होगी? कम होगी, रुपए की सप्लाई ज्यादा करनी पड़ेगी. सो व्हेनेवर डॉलर विल गेट स्ट्रॉन्गर, रुपी विल डेप्रिशिएट. डेप्रिशिएट का मतलब है रुपए की कीमत या रुपए की वैल्यू में कमी आना. अब ये सब कैसे हो सकता है? ये सब ऐसे हो सकता है ईशान कि मान लो पहले जो आप $40 प्रति बैरल में क्रूड ऑयल खरीद रहे थे, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ के $60 हो गए, तो क्या हुआ? अब आपको 40 प्लस 60 आपको $20 ज्यादा पे करना पड़ेगा. और जब आपको $20 ज्यादा पे करना पड़ेगा तो ये क्या दिखाता है? डिमांड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ गई. सो यहां पर एक्सचेंज रेट फिर इससे इफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ डॉलर ज्यादा मार्केट में वैल्यूएबल हो गया. दैट विल डू व्हाट? दैट विल डिक्रीज योर रुपीज वैल्यूज, और रुपी डेप्रिशिएट कर जाता है. वहीं जब रुपी की डिमांड बढ़ती है या शेयर मार्केट अच्छा काम करता है तो रुपी थोड़ा स्ट्रांग होता है, रुपी एप्रिशिएट कर जाता है. अब इसमें आरबीआई का क्या रोल है? आरबीआई क्या करेगा? अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू थोड़ा सा रेगुलेशन करेगा, या इनविजिबल तरीके से एक ऐसा रेगुलेशन करता है जिससे रुपी का जो फॉल है वो थोड़ा सा रुक जाए. गाना भी है, रुक जाना नहीं वाला, वो सुन लेना तुम लोग घर जाके. ठीक है. It is also having some developmental roles and it is also the representative of government. इसका मतलब ये है कि जो विश्व के बड़े आर्थिक मंच हैं, जैसे WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, वर्ल्ड बैंक, या G7 या G20 ग्रुप्स का जो समूह है, उस पे बड़े बड़े लेवल्स पर आरबीआई गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है. आरबीआई के ऑफिशियल्स जाते हैं जो एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स के तौर पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं. वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजन को और रिपोर्ट्स को और बाकी डिटेल्स को वहां पर प्रेजेंट भी करते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट आरबीआई's फंक्शंस. कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स है, क्रेडिट कंट्रोलर हो गया, एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज हो गया. इट इज आल्सो हैविंग सम डेवलपमेंटल गोल्स. डेवलपमेंटल गोल्स में आप ये भी कर सकते हो कि ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ऐसा फ्रेम करने की कोशिश करते हैं ताकि जो ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट का स्कोप है या इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है उसको भी सपोर्ट मिल सके एट टाइम्स. कैसे, वो आगे बताएंगे. अब देखो ये सारी चीजें हैं जो मैंने डिस्कस की आपसे. इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया होगा. फंक्शंस ऑफ आरबीआई हो गया, आरबीआई के बारे में हो गया. एक पॉइंट और छूट जाता है यहां पे जो आपको डिस्कस करना चाहिए. क्या आरबीआई ऑटोनोमस है? क्या इसकी ऑटोनॉमी एक्चुअली है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी कहता तो है, बट क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर है या नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है तो
क्या आरबीआई अपने फैसले खुद ले रहा है? कई बार ऐसे इंसिडेंसेस आए हैं जब आपने देखा होगा कि रघुराम राजन वर्सेस उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए या कुछ पॉइंट्स हुए जहां पर उन्होंने अपोज किया या कुछ पॉलिसीज को उन्होंने अपोज किया पब्लिकली। तो ये क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे? अब आपको ये समझना पड़ेगा, देयर शुड बी सम कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब एक रूपता या समरूपता होनी चाहिए सरकार और आरबीआई के बीच में, ताकि जो ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है या समृद्धि का जो ऑब्जेक्टिव वो भी बना रहे, प्लस जो इन्फ्लेशन टारगेट करने का स्कोप है वो भी बना रहे। सो इसी के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिल करके मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात की, और वही मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। देखो बच्चों, ज्यादा होगा तो बता देना, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा। ज्यादा इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि तुम्हें जितना ज्यादा समझ में आएगा उतना ज्यादा तुम अपना दिमाग चलाओगे और उतने जल्दी तुम इकोनॉमिक्स समझ पाओगे। राइट ईशान? ईशान बेचारा बोर हो चुका है क्लास से, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल मेक दिस क्लास मोर इंटरेस्टिंग फॉर हिम। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ये कुछ और नहीं है, ये केवल रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट मनी सप्लाई के रेगुलेशन को कैसे गवर्नमेंट होल्ड करती है या हेल्ड करती है। सो इट इज नथिंग बट इट इज रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई। सिंपल, सीधी और सरल भाषा में अगर आपसे कोई पूछे मौद्रिक नीति से क्या तात्पर्य है, तो मौद्रिक नीति से तात्पर्य यह है कि मुद्रा की आपूर्ति को नियमित करना ही मौद्रिक नीति कहलाता है। अब इस मौद्रिक नीति में मनी सप्लाई क्या है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। मैंने क्या आपको बताया? मनी सप्लाई इज नथिंग बट इट इज मनी हेल्ड विद द पब्लिक प्लस बैंक लोन्स। मतलब लोगों के पास जो पैसा है खर्च करने के लिए वो, और बैंक का लोन इज मनी सप्लाई। अब आपको पता होना चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे पहला और प्राइम ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को टारगेट करना। अगेन द अनदर थिंग इज स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाना या उसकी थोड़ी सी सहायता करना। उसके अलावा स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट और रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। अगर आपके एग्जाम में 4 ऑप्शंस आ जाए, कई बार पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द एम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, सो देयर आर 4 थिंग्स। वन थिंग इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, सेकंड थिंग इज स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, थर्ड थिंग इज स्टेबलाइजेशन ऑफ exchange rate, and fourth thing is reduction of poverty. So there are 2 types of monetary policy. अब ये जो भी चीजें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट कमिंग क्लास में और अच्छे से समझाऊंगा। 2 टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक एक्सपेंशनरी होती है, दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। ये सारी डिटेल्स बताने के पहले और तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी वहानी कुछ नहीं है बेटा, ये इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स को बताने के लिए। मान लीजिए 2 देश हैं, एक देश है इंडिया और दूसरा देश है आपका प्यारा पाकिस्तान। तो जो आपका प्यारा पाकिस्तान है वहां पर अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है? आपके प्यारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये चल रही है कि इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, वो डायन बन के खा रही है उनको। तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है आज की डेट में। तो पाकिस्तान में जब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो गवर्नमेंट और पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक होगा उसके क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव्स होंगे? इस इन्फ्लेशन को टारगेट करना। अब इस इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? दे नीड टू वर्क ऑन कि जो ओवरऑल डिमांड है वो ओवरऑल डिमांड को डिक्रीज करे। अब ओवरऑल डिमांड कैसे डिक्रीज होगी? जब मार्केट से मनी सप्लाई डिक्रीज करेंगे वो। अब मार्केट से मनी सप्लाई डिक्रीज करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनके जो इंपॉर्टेंट रेट्स होंगे उसको उन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट रेट्स इंक्रीज करने से क्या होगा? जो बैंक्स होंगे वो अपना जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो इंक्रीज करेंगे।
अब जब बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, बैंक के पास पहली चीज तो ये है कि क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट रेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो बैंक के पास जो लोन देने का अमाउंट है वो भी तो कम होगा। अब बैंक क्या कोशिश करेगा, इसी कम लोन अमाउंट से उतना ही प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेगा जो प्रॉफिट ये पहले अर्न कर रहा था। तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम मार्केट में जो डिमांड है उसका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो प्राइवेट इन्वेस्टर है, अब जो इंटरेस्ट रेट मान लो पहले 8% था, वो इंटरेस्ट रेट अब 12% है, तो क्या वो प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा? इज इट डिजायरेबल फॉर हिम? नहीं। क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, दैट विल फर्दर हैम्पर व्हाट? प्रॉफिट डिक्रीज होगा। सो क्या होगी? ओवरऑल डिमांड डिक्रीज होगी, और जब ओवरऑल डिमांड डिक्रीज होगी किसी इकोनॉमी में, तो क्या होगा, जो सप्लाई है वो तो एडिक्वेट है, प्राइसेस ऑफ गुड्स विल बी डिक्रीज। अगर इस टाइप की कोई मॉनेटरी पॉलिसी है तो उस मॉनेटरी पॉलिसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या है? संकुचित या डियर मॉनेटरी पॉलिसी। कहने का मतलब यह है जब आप किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हो या संकुचित करते हो तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या हो रहा है, आप स्पेस कम कर रहे हो। जब आप स्पेस कम करोगे तो वहां पर चीजें कम आएंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं और 10,000 रुपए में आपको खर्चे इस हिसाब से करने हैं कि 10 के 10,000 रुपए आपके पूरे खर्च हो जाएंगे, तो क्या होगा, आपके लिए जो 10,000 रुपए होंगे वो डियर हो जाएगा या ज्यादा प्यारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी फिजूल खर्ची या कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा सहन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 10,000 रुपए के खर्चे की ऑलरेडी डिमांड जनरेटेड है। सो दिस काइंड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज कॉल्ड डियर और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक और एग्जांपल से समझ लो इसको थोड़ा अच्छे से। चलो बताना। आप ज्यादा खर्च करने की स्थिति में कब होंगे? जब आपके पास 10,000 रुपए होंगे या 20,000 रुपए होंगे? जब आपके पास 20,000 रुपए होंगे, नो डाउट इन दैट। बट अगर यही 20,000 में से मैं आपसे 10,000 रुपए कम करवा दूं तो अब आपकी स्थिति क्या है? हम कहते हैं ना अपने दोस्तों से, इस मंथ हार्ट टाइट है। वो हार्ट टाइट का मतलब क्या होता है? हमारे पास पैसों की कमी है। इसी पैसों की कमी की सिचुएशन को हम कहते हैं डियर मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यहां पर एक्चुअली क्या करता है सेंट्रल बैंक मार्केट से मनी सप्लाई को कम कर देगा। मनी सप्लाई को कम कैसे करेगा, अब उसको समझिए। देखो मनी सप्लाई क्या है, आपको मैंने बताया मनी सप्लाई दो चीजें हैं, मनी हेड विथ पब्लिक और दूसरी चीज क्या है, बैंक लोन। तो आरबीआई ज्यादा काम कहां पे कर सकता है? जो लोगों की जेब में पैसा है उसको कम कर सकता है या बैंक की जो लोन देने की कैपेसिटी है उसको कम कर सकता है? आरबीआई पहली चीज कर सकता है क्या? आपकी जेब से जाके पैसे निकाल सकता है क्या? नहीं। तो आरबीआई क्या करेगा? ज्यादा डिजायरेबल क्या है? बैंक की जो लोन की कैपेसिटी है उसको कम कर दे। उसको कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है? एक चीज होती है रेपो रेट, जो अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, रीपरचेज ऑप्शन। ये रीपरचेज ऑप्शन का मतलब क्या है? थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं, आरबीआई और बैंक के बीच की बात है ये, लेकिन आपको भी आज समझा देता हूं, समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है।
आरबीआई बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक नियमित टाइम पीरियड के लिए या एक टाइम पीरियड के लिए फॉर से 1 साल के लिए बेच देता है, और बैंक को वादा ये करता है इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले, फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10 करोड़ रुपए की थी, तो बैंक के पास जो एक्स्ट्रा 10 करोड़ थे वो किसके पास चले गए? आरबीआई के पास चले गए। फिर आरबीआई ने ये प्रॉमिस किया है कि एक समय के बाद, मतलब आफ्टर 1 ईयर मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको इस रेट पे वो पैसा वापस कर दूंगा विद इंटरेस्ट। तो आरबीआई ने क्या किया? 7.5% पे बैंक को 10 करोड़ रुपए वापस कर दिया, मतलब 10 करोड़ प्लस 7.50% ऑफ 10 करोड़ रुपीस। ठीक है, बैंक क्या करेगा? जो आरबीआई की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई ने गिरवी रखी थी वो आरबीआई को उसके बाद वापस कर देगा। बट इस 1 साल के लिए बैंक का जो 10 करोड़ रुपए था वो अब किसके पास है? आरबीआई के पास, और उस पर इंटरेस्ट रेट भी बैंक को अच्छा मिल रहा है। तो अब फॉर एग्जांपल मान लो बैंक पहले 50 करोड़ तक का लोन दे सकता था, अब बैंक कितने का लोन दे सकता है? अगर 10 करोड़ आरबीआई के पास जमा कर दिए तो 40 करोड़ रुपए का। तो बैंक की कैपेसिटी क्या हुई? डिक्रीज हुई। अब बैंक क्या करेगा? उसी लेवल पर इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, और दूसरी तरफ डिमांड तो 50 करोड़ के लोन की थी, तो डिमांड और सप्लाई कितनी है? केवल 40 करोड़ है। तो डिमांड और सप्लाई को मीट करने के लिए, इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए गवर्नमेंट बैंक क्या करेगा? अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा? जो डिमांड है, ओवरऑल डिमांड है, दैट विल डिक्रीज बाय 10 करोड़। तो जब डिमांड 10 करोड़ की डिक्रीज हुई तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, और डिमांड डिक्रीज होने से प्राइसेस डिक्रीज होंगे। ये एक ओवरऑल बेसिक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश की है कि यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। वहीं इसका ठीक उल्टा क्या होगा? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जो दूसरे टाइप की होती है। ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी, इसमें क्या करेगा? इसका पर्पस क्या होता है? देखो समझो, आपको बस बेसिक समझना है, दिमाग में समझने के लिए है। मैं इतना कुछ समझा सिर्फ इसलिए रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, अदरवाइज आपके लिए इतना भी काफी है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई बढ़ा देता है, और पर्पस क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ये कैसे करेगा? जब मनी सप्लाई बढ़ानी होगी तो आरबीआई जो अपना रेपो रेट है उसको डाउन करेगा। डाउन करने के बाद क्या होगा? बैंक के लिए वो डिजायरेबल नहीं होगा कि वो आरबीआई वाले चैनल में इन्वेस्ट करे। तो बैंक क्या करेगा? बैंक के पास अब ज्यादा पैसे होंगे, फॉर एग्जांपल मान लो 50 CR बैंक के पास है, तो बैंक में डू व्हाट? वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। जैसे आरबीआई ने 2 बार से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, रेपो रेट नहीं बढ़ाया, तो रेपो रेट से डायरेक्टली जो लिंक था इंटरेस्ट रेट बैंक का, बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया होम लोन पे, एज इट इज रखा है 2 बार से। बैंक को अपनी एक्टिविटीज के लिए आरबीआई से लोन लेना ही पड़ता है, या आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी ही पड़ती है। सो दीज आर द थिंग्स जो वहां पे है। अब होगा क्या? अब समझो, जब आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप क्या करोगे? आपकी डिमांड बढ़ेगी। वही सेम कॉन्टेक्स्ट, पहले आपके पास केवल 10,000 रुपए थे, अब आपके पास 20,000 रुपए हैं। जब 20,000 होंगे तो डिमांड भी तो बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी परचेसिंग पावर भी तो बढ़ गई एट द सेम टाइम। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लीड्स टू व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर? कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होता है और एक्सपेंशनरी क्या होता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है? और कल की क्लास में हम बहुत अच्छे से समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। कल की क्लास मतलब मेरी अगली क्लास में, वेन एवर इट विल हैपन, लाइक कमिंग थर्सडे में होगी मेरी क्लास फिर से, और उस क्लास में हम पूरा मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इन्फ्लेशन समझ में आया, आपको मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम इन इंडिया थोड़ा सा समझ में आया होगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके फंक्शन समझ में आए होंगे। समरी ऑफ बजट जरूर पढ़ना, बिकॉज इट मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट
इंप्रेशन ऑन योर सेल्फ कि आपको ये पता चलता है एक्चुअली गवर्नमेंट जा किस हो रही है, गवर्नमेंट के प्लान्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, सो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।